हाँ जी, तो जैसा कि मैं आप लोगों से बोल रही थी कि इनके नाम आपके लिए जरूरी है, पर थोड़ा थोड़ा फिर भी मैं बता देती हूँ कि सबका मीनिंग क्या है, ठीक है। जो पहला हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। इसका मतलब क्या है, करिकुलम हमें उस प्रकार से बनाना है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं चाहे कैसे भी हैं, बच्चे उनको संरक्षित करना सीखें, ठीक है। जैसे अभी आपने ईवीएस में भी देखा होगा या इवन जो साइंस होती है उसमें भी देखा होगा कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए। तो बच्चों का जो करिकुलम है वो इस प्रकार से बनाना है कि वो चीज़ों को संरक्षित करना सीखें, ठीक। नेक्स्ट जो आ जाता है, ये आ जाता है आगे देखने का सिद्धांत, यानी कि लुक फॉरवर्ड, है ना, या फॉरवर्ड लुकिंग का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या बोलता है कि हमें हमेशा आगे की तरफ देखना है। तो ये हो गया हमारा आगे देखने का सिद्धांत। नेक्स्ट आ जाता है उपयोगिता का सिद्धांत, है ना। अब आगे देखने का सिद्धांत है ना, अगर मैं इसमें और थोड़ा सा जोड़ूं तो आगे देखने का मतलब है करिकुलम जो है ना, हमें उसको और ज्यादा बढ़िया बनाते जाना है। जब भी हम कोई भी डेवलपमेंट करेंगे तो तब हमें और ज्यादा बढ़िया बनाते जाना है जो भी हमारा करिकुलम है उसको, ठीक। नेक्स्ट है रचना उपयोगिता का सिद्धांत, यानी यूटिलिटी का सिद्धांत। जो भी हम करिकुलम बना रहे हैं उसमें हम जितनी भी चीजें एडअप कर रहे हैं वो सारी की सारी यूटिलाइज मतलब यूटिलिटी पे बेस्ड होनी चाहिए, यानी आगे हमारे यूज आने वाली होनी चाहिए, हमारे जीवन में हमारे काम आने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट है रचनात्मकता का सिद्धांत, यानी क्रिएटिविटी का प्रिंसिपल। इसके अंदर क्या होता है कि हमें रचनात्मक चीजें ऐड करनी है जो भी हमारा करिकुलम है उसमें, ताकि जो बच्चों की रुचियां हैं वो भी उसके अंदर बनी रहे। नेक्स्ट आ जाता है परिपक्वता का सिद्धांत, यानी मैच्योरिटी का सिद्धांत। तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है कि मैच्योरिटी लेवल जो भी है बच्चे का, हमें उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा मूल्यों का सिद्धांत, यानी वैल्यूज का प्रिंसिपल। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी बेसिकली देखो क्या होता है, पढ़ लिख हर कोई लेगा, ठीक है, बड़ा आदमी हर कोई बन जाएगा। जो मेन चीज होती है, जो मुख्य चीज होती है ना, वो होता है मूल्यों का विकास करना, यानी वैल्यूज का विकास करना। जैसे हम अभी भी अगर अपनी इंडिया के अंदर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे अभी भी बोलते हैं कि जो पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं सारे के सारे एक परिवार है। हम अभी भी ऐसे बोलते हैं क्योंकि ये हमारे मूल्य हैं, ये हमारी संस्कृति है जो जिसने हमें सिखाई है ये वाली चीजें। जबकि अगर आप बाहर की जगहों पे देखोगे तो वहाँ जैसे ही बच्चे इवन बड़े होते हैं, जैसे ही वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं ना, उसके बाद वो अपने माँ बाप के पास भी नहीं रहते, सेपरेट रहते हैं, है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि हमारे अंदर वैल्यूज हैं, हमारे अंदर सबकी रिस्पेक्ट है। हम मतलब हम दूसरे जो हमारे बड़े होते हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है, हमारे अंदर वैल्यूज़ है। तो वैल्यूज़ जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी सामने वाला इंसान होता है हमें उसके लिए एम्पैथी होनी चाहिए, है ना, यानी हमें उसको देख के मतलब उसको अगर हम देख रहे हैं अगर वो किसी भी कष्ट में है तो हमें भी वो कष्ट फील होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गए हमारे जो सिद्धांत हैं पाठ्यक्रम के वो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं करिकुलम डेवलपमेंट पे। अब करिकुलम डेवलपमेंट जो है ना ये बेसिकली है क्या, तो इसमें हम जब भी करिकुलम हमारा बन गया, प्रिपेयर हो गया, हमें उसमें कोई भी पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट लानी है, यानी कि सकारात्मक सुधार लेके आने हैं। कोई भी पॉजिटिव वे में अगर हमें जाना है कि हमें और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो जब भी हमें कोई भी सकारात्मक सुधार लाने होते हैं करिकुलम में, तो तब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं करिकुलम में सुधार लाने के लिए। और वो जो प्रक्रिया है उसको ही हम बोलते हैं करिकुलम डेवलपमेंट या फिर पाठ्यचर्या विकास, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये राल्फ टाइलर जो हैं ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला है जब भी करिकुलम का डेवलपमेंट कर रहे हैं या उसमें कोई भी पॉजिटिव सुधार कर रहे हैं तो उसके 4 स्तर होंगे या उसके 4 चरण होंगे या उसके 4 स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो करके हमें जो हमारा करिकुलम है उसको बनाना है, ठीक है। देखिए अब इन्होंने जो 4 चरण बताए हैं, 4 स्टेप्स बताए हैं, वो बेसिकली है क्या, तो देखो सबसे पहले जब भी हम कोई भी करिकुलम बनाएंगे या कोई भी पाठ्यचर्या बनाएंगे तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है ना उनको बनाना चाहिए, यानी जो भी हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं सबसे पहले हमें उनका निर्माण करना है, ठीक है। जैसे जाकर के जो भी टीचर्स वगैरह हैं या स्कूल हैं या जो भी बड़े बड़े लोग हैं, मतलब बड़ी बड़ी अथॉरिटी हैं, उनसे हम सलाह लेके ये देखेंगे कि हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं क्या, मतलब बेसिकली जो शिक्षा है वो बच्चों को क्यों दी जा रही है, इसके उद्देश्य हैं क्या। जब हमारे पास एक बार उद्देश्य आ जाएंगे
कि देखो सबसे पहले बच्चों का मतलब पहले वोकलाइजेशन नहीं था एजुकेशन के अंदर, फिर धीरे धीरे वोकलाइजेशन भी आया। मतलब कि सिर्फ शिक्षा ही जरूरी नहीं है, शिक्षा के साथ साथ जो आजीविका है वो भी बच्चे कर पाए, तो इसके लिए वोकेशनल कोर्सेज भी आए बहुत सारे, है ना। ये भी क्या था, ये भी तो एक उद्देश्य ही था कि वोकेशनलाइजेशन होना चाहिए एजुकेशन का, या शिक्षा का व्यवसायीकरण होना चाहिए बेसिकली, है ना, अगर हिंदी में बात करें। तो वैसे ही सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनका निर्धारण करना पड़ता है कि बच्चों का चलो शारीरिक विकास भी हो जाना चाहिए, मानसिक विकास भी हो जाना चाहिए, संवेगात्मक विकास भी हो जाना चाहिए, सामाजिक विकास भी हो जाना चाहिए। उसके साथ साथ हमें ऐसी शिक्षा देनी है जो बच्चों की आजीविका को, मतलब बेसिकली आजीविका भी ढूंढ पाए बच्चे, अपनी जो भी उनकी बेसिकली नीड्स हैं उनको भी फुलफिल कर पाए बच्चे। तो ये जैसे हमारे हो गए निर्धारण, यानी कि जो उद्देश्य हैं उनका निर्धारण हो गया, वो बन गए, उद्देश्य बन गए। अब उद्देश्य तो बन गए, इसके बाद में अब क्या करेंगे हम कि ये जो उद्देश्य हैं उनको फुलफिल कैसे करना है, बच्चों को कौन कौन से एक्सपीरियंस दिलाने हैं या कौन कौन से अनुभव दिलाने हैं, यानी कैसे कैसे बच्चों को अनुभव दिला के सिखाना है बेसिकली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीखने के अनुभव जो हैं उनका चयन करा जाएगा, जो भी हमने पहले उद्देश्य बनाए थे उनके बेसिस पर। अब सेकेंड स्टेप हो गया, सीखने के अनुभव भी आ गए। अब क्या होगा, यहाँ पर जो भी सीखने के अनुभव हैं उद्देश्य के अकॉर्डिंग उनको लेकर के एक तैयार करा जाएगा, एक कंटेंट तैयार करा जाएगा, मटेरियल तैयार करा जाएगा या सामग्री तैयार की जाएगी, ठीक है, कि जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस हैं इनको हम कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नर्सरी नहीं, फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट क्लास का करिकुलम बनाना है, तो सबसे पहले हमने जो भी हमारे उद्देश्य हैं, शैक्षिक उद्देश्य हैं, उनको हमने सबसे पहले ले लिया कि देखो बच्चे अभी छोटे हैं, इनका शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो गेम्स भी इंक्लूड करवा दो। इसके बाद में इनका मानसिक विकास भी जरूरी है, तो बच्चों को ऐसे मानसिक विकास जो बढ़ाएं, ऐसे बच्चों को पजल्स वजल्स दे दो। जैसे देखा होगा, हम हमारे टाइम में पढ़ते थे, हमने कभी अपने टाइम में पजल्स नहीं देखे कि हमारे बुक्स में पजल्स दिए हुए होते थे, है ना। हमने सीधा सीधा शायद फर्स्ट में आके ही, क्योंकि नर्सरी केजी में तो हम थोड़ा बहुत ही कुछ सीखते थे, फर्स्ट में आके हम थोड़ा बहुत की LAP लैप होता है, TAP टैप होता है, वो सब कुछ सीख पाए थे, है ना। पर अभी के उसमें देखोगे ना, तो अभी बच्चों का इवन जो उनकी 3 क्लासेस होती हैं, जो उनका PG होता है यानी प्ले ग्रुप होता है, या जो लोअर KG होते हैं जिसको LKG बोलते हैं, और एक अपर KG जिसको UKG बोलते हैं, इन 3 क्लासों में बच्चों के पढ़ने पे तो बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता, जोर दिया जाता है उनका शारीरिक विकास हो और उनका मानसिक विकास हो, है ना। इसीलिए देखा होगा बच्चों से तरह तरह के गेम खिलवाए जा रहे हैं। गेम से क्या हो रहा है, 2 चीजें हो रही है, शारीरिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है ना। तो अब क्या करा, जो फर्स्ट है उनके ये वाली चीजें डाल दी कि चलो ये पजल्स डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, मानसिक विकास हो जाएगा। और गेम्स ये वाले गेम्स डाल दो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, जिससे कि बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास ये दोनों भी हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, शैक्षिक उद्देश्य हो गए। अब सीखने के अनुभवों का चयन करना कि कैसे कैसे वो ये सारी की सारी चीजें सीखेंगे, उनका हमें एक कंटेंट भी तो बनाना है कि पहले ये सिखाओ, फिर ये सिखाओ, फिर ये सिखाओ, फिर ये सिखाओ, फिर ये, एक लंबी लिस्ट बनाई है, उसी को ही हम सिलेबस बोलते हैं, वो भी बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इनका कुशल संगठन कर लिया, ठीक। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पाठ्यक्रम बन गया है, अभी वो लागू हो गया है स्कूल में और वो रन कर रहा है यानी चल रहा है, चलने के बाद में उससे बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख पा रहे हैं, तो लास्ट स्टेप आता है उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे या उसका इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, कि जो भी हमने चीजें जैसे हमने सोची थी वैसे चल पा रही हैं या नहीं चल पा रही हैं। अगर तो वैसे ही चल रही हैं तो ठीक है, थोड़ी बहुत तो देखो हर बार कमी निकलेगी, जितनी भी बार आप मूल्यांकन करोगे कम निकलेगी, ज्यादा निकलेगी, कमी तो निकलेगी, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत कमी निकल रही है, जो भी है उसको सुधार करके फिर से नया करिकुलम बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें, ये 4 तो दिए हैं राल्फ टाइलर ने, जो आपने ये यहाँ तक पढ़े हैं, ये 4 हैं राल्फ टाइलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि राल्फ टाइलर के अकॉर्डिंग जो स्टेप्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, वो कौन कौन से हैं, तो आपको ये चारों याद रखने हैं। अगर तो सिर्फ वैसे भी आ सकता है, जैसे कोई भी 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उनमें से एक कोई गलत होगा और आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा करिकुलम डेवलपमेंट का स्टेप नहीं है या कौन सा चरण नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम सीधा सीधा देखें ना, तो ये 5 स्टेप होते हैं। अभी ये 5 स्टेप आप देखोगे ना, इनमें से 4 स्टेप
तो एक ही जैसे है, बस ये सामग्री का चयन है ना, ये और इंक्रीज हो गया है 3rd नंबर पे। बाकी ये चारों एक जैसे ही हैं, जैसे लक्ष्य या उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, फिर सीखने के अनुभवों का चयन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सामग्री बनाएंगे, सामग्री बनाने के बाद में उसका संगठन करेंगे, यानी उसको एक सीक्वेंस में लगाएंगे, एक क्रम में लगाएंगे, वो क्रम में लग गया, इसके बाद में मूल्यांकन कर लेंगे। तो ये चारों तो 1st, 2nd, 4th और 5th ये चारों तो वही सेम है, बस ये बीच में एक सामग्री का चयन ये और है। तो अगर सामग्री का चयन करके भी आ जाता है तो आप ऐसे मत सोचना राल्फ टायलर ने तो वो चारों दिए थे, तो ये नहीं होगा। अगर राल्फ टायलर का नाम है तो ये चारों ही होंगे, अगर राल्फ टायलर का नाम नहीं है तो ये ऐसे करके 5 हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाठ्यक्रम का आधार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब भी हम कोई भी करिकुलम बनाएंगे तो उसका आधार क्या होगा। ठीक है, कौन कौन से आधार होंगे जिनके बेसिस पर हम करिकुलम बनाएंगे। तो इनमें से जो हमारा फर्स्ट आधार होता है वो होता है दार्शनिक आधार, और जो दार्शनिक आधार है इसका आधार है, इसका मतलब क्या है, फिलोसॉफिकल बेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाता है हमारा फिलोसॉफिकल बेसिस। अब देखो, फिलोसफी या फिर दर्शन शास्त्र जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जो भी चीज होती है, जो भी टॉपिक होता है ना, उसकी डेप्थ में जाते हैं, यानी उसकी गहराई में जाएंगे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार जो होता है इसका मतलब क्या होता है, मनोवैज्ञानिक का मतलब या साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, बेसिकली ह्यूमन का बिहेवियर को समझना, यानी जो भी मनुष्य है या मानव है उसके बिहेवियर को समझना ही होता है साइकोलॉजी, है ना, या फिर मनोविज्ञान, या उसके मन को समझना या बिहेवियर को समझना। यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर हमें साइकोलॉजिकल बेसिस के ऊपर जाएं तो हम बच्चों के बिहेवियर को सबसे पहले समझेंगे कि कौन से वाले एज में बच्चे की क्या मैच्योरिटी होती है, क्या उसका बिहेवियर होता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या क्या सीख सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा साइकोलॉजिकल आधार। ठीक, नेक्स्ट होता है समाज शास्त्रीय आधार। अब समाज शास्त्रीय आधार या फिर इसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजिकल बेसिस, और इसके अंदर क्या होता है, जैसे बच्चे जो है ना उन्हें बेसिकली समाज के साथ अडेप्टेशन सिखाया जाता है, या कैसे वो अनुकूल बन सकते हैं, समाज के साथ कैसे अनुकूल रह सकते हैं, या जो भी समाज के साथ जो भी कंडीशंस आ रही हैं उनके साथ वो कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, वो वाली सारी की सारी चीजें सिखाई जाएंगी। अब इसमें हमें सोशल बिहेवियर सिखाया जाता है, कैसे कैसे हमें समाज में रह के काम करने हैं, जो भी हमारे एक्टिविटीज हैं सोशल, है ना, या उनको हम बोलेंगे सोशल गतिविधियां। ठीक है, सोशल गतिविधियां हैं तो वो सारी की सारी चीजें हमें सिखाई जा रही हैं। अब ये सिखाई कैसे जाएंगी, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, मोरल साइंस के अकॉर्डिंग या हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ये सारे के सारे सब्जेक्ट किस लिए ऐड होते हैं, ताकि हम जो भी समाज में हमें कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें बुरी हैं, किन चीजों से आगे जाके गलत प्रभाव पड़ सकता है, वो सारी की सारी चीजें सीखते हैं हम इन सारे के सारे सब्जेक्ट से। ठीक है, जैसे हिस्ट्री में भी पुराने टाइम में हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं, हम इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि पुराने टाइम में जो भी लोगों ने गलतियां करी थी वो हम नहीं करें, है ना, तो वो ही इसीलिए तो हम ये सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा सांस्कृतिक आधार। सांस्कृतिक आधार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अपनी जो संस्कृति है अगर हमें उसको बचाना है तो सांस्कृतिक आधार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करिकुलम में। ठीक है, जैसे अभी भी हम देखेंगे अपना हमारे पास में इवन ईवीएस के अंदर भी, ईवीएस के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, सोशल स्टडीज़ के अंदर पढ़ते हैं हम, एक सब्जेक्ट होता है मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसमें ना हमें सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे लोकगीत क्या होते हैं, कहाँ के कौन से वाले लोकगीत हैं, कहाँ के कौन से डांस हैं, ठीक है, कहाँ पे कौन से वाले नाटक ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, जैसे अपने यूपी का देखोगे तो नौटंकी का आता है वहां पर कि नौटंकी बहुत फेमस है यूपी की। ठीक है, तो वो हो गए हमारे सांस्कृतिक आधार की। सांस्कृतिक आधारों को भी हमें लेना होता है, क्योंकि अगर हमें अपनी संस्कृति अपने बच्चों को सिखाना है तो कैसे सिखाएंगे, आजकल तो वैसे ही माँ बाप के पास टाइम नहीं है, दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों काम कर रहे होते हैं, बच्चों को सिखाएगा कौन। ठीक है, तो एटलीस्ट वो बुक्स से ही सीखें चीजें। तो सांस्कृतिक आधार भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें अपने बच्चों को या अपनी आने वाली जनरेशन को अपनी संस्कृति सिखानी है। और नेक्स्ट आ जाता है वैज्ञानिक आधार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैज्ञानिक आधार। इसमें हम जो भी नई नई टेक्नोलॉजी हैं उनको हम बच्चों को कैसे सिखाएं, कैसे क्या क्या कर सकते हैं, उनके लिए भी एक बेस तैयार करना होता है ना। जैसे अगर हम अभी बच्चों को कोई भी चीज़ सिखा दें, जैसे मान लो 5th क्लास का बच्चा है, अगर हम उसको डायरेक्टली सिखा दें सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है ना, या फिर आरबीसी क्या होते हैं, और यानी कि रेड ब्लड सेल्स, या फिर उनको हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, अगर हम वो सिखा दें सीधा बच्चों को नहीं आएगा ना, उनके लिए पहले बेस तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ये वैज्ञानिक आधार में आ जाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक, तो ये थे हमारे जो भी
चलिए, तो ये थे हमारे जो भी आज हमारी थ्योरी हमें पढ़नी थी वो। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे एमसीक्यूज। तो हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो है पाठ्यचर्या का कार्यक्षेत्र किस प्रकार का है, यानी जो करिकुलम होता है उसका कार्यक्षेत्र किस प्रकार का है, उसका जो स्कोप है वो किस प्रकार का है। तो देखो स्कोप जो है करिकुलम का वो ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें देखो सारी की सारी चीज़ें, मतलब ये समझ लीजिए आप कि पीजी से लेकर के, है ना, प्ले से लेकर के, और जो बच्चा पूरा हायर स्टडीज तक कर रहा है वहां तक का उसका सफर, ये समझ लो 3 साल से लेकर के, और बच्चा जब तक कि 20-21 साल का नहीं हो जा रहा है तब तक वो क्या सीखेगा, उसके दिमाग में क्या जाना है, वो सारी की सारी चीज़ें करिकुलम ही डिसाइड करता है। तो करिकुलम का स्कोप कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। सीमित तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई छोटा सा टॉपिक थोड़ी है करिकुलम, ठीक है। प्रायोगिक का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंटल, और डेवलपमेंटल का मतलब हो गया विकासात्मक, के सिर्फ और सिर्फ विकासात्मक ही होगा। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि बहुत विस्तृत होता है, यानी प्रायोगिक, विकासात्मक, ये दोनों चीजों को भी ऐड कर दोगे ना तब जाके विस्तृत बनेगा, और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर दो, ठीक है, तो विस्तृत होता है। नेक्स्ट है किसी कक्षा या पाठ्यक्रम के भीतर पाठ्यचर्या यानी निर्देशात्मक ब्लॉक के उद्देश्यपूर्ण, जानबूझकर और व्यवस्थित संगठन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम उद्देश्यपूर्ण और जानबूझकर और व्यवस्थित संगठन बना रहे हैं पाठ्यचर्या का, तो उसको क्या बोलेंगे, पाठ्यचर्या का डिजाइन बोलेंगे, ठीक है, कि हमने पाठ्यचर्या का डिजाइन तैयार कर लिया, यानी एक पर्पसफुल, डेलिबरेट और सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन जब भी होता है करिकुलम का क्लास के अंदर या फिर कोर्स के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, उसको करिकुलम का डिजाइन कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या निर्माण का स्रोत नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो पाठ्यचर्या निर्माण का स्रोत नहीं होगी, ठीक। इनमें से ऐसी कौन सा स्रोत है जो पाठ्यचर्या के, अच्छा, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो पाठ्यचर्या निर्माण का स्रोत नहीं होगी। देखो यहाँ पर अगर हम सेकंड देखेंगे ना, समाज, है ना, समाज तो रोल प्ले करता है, अभी हमने पीछे देखा था आधार के अंदर भी, है ना, कि ये प्ले करेगा रोल। नेक्स्ट हम देखेंगे विज्ञान, ये भी रोल प्ले करेगा निर्माण का, ये भी स्रोत है निर्माण का, और ज्ञान तो है ही है स्रोत, ठीक है। यहाँ पे कौन नहीं है, नेता नहीं है, यानी जो भी हमारे लीडर्स हैं वो स्रोत नहीं है। लीडर्स हालांकि बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी लीडर्स नहीं बनाते, लीडर सिर्फ सिग्नेचर करते हैं, मोहर लगाते हैं, है ना, पर स्रोत नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पाठ्यचर्या विकास सबसे व्यापक शब्द है जिसमें शामिल है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो देखो हम देखेंगे पाठ्यक्रम की योजना बनाना, यानी सबसे पहले प्लान करेंगे करिकुलम को। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम, यानी जो भी हमने बनाया है करिकुलम, ठीक है, उस बने हुए करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है करिकुलम बना लिया, अब स्कूल में वो फॉलो हो रहा है, तो जो फॉलो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लीमेंटेशन, या फिर हिंदी में बोलते हैं कार्यान्वयन, ठीक है। नेक्स्ट है इवेलुएशन ऑफ करिकुलम, और अब जब वो स्कूल में चल रहा है उसके बाद में लास्ट में जाके उसका इवेलुएशन होगा कि जो भी चीजें हमने सोची थी पहले करिकुलम को लागू करने से पहले, क्या वो वाले सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यानी जो भी हमने उद्देश्य सोचे थे करिकुलम को लागू करने से पहले, क्या वो सारे के सारे उद्देश्य फुलफिल हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये सारे के सारे शामिल होंगे जब भी हम पाठ्यचर्या का विकास करेंगे, यानी डेवलपमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं शिफ्ट। चलिए नेक्स्ट है, जब भी हम पाठ्यक्रम चयन करते हैं तो उसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो इसका चरण नहीं है। जब भी पाठ्यक्रम का चयन करेंगे, यानी जब भी जो करिकुलम है उसका चयन करेंगे, ठीक है, तो उसमें इनमें से कौन सी चीज नहीं होगी। देखो आपने टारगेट और ऑब्जेक्टिव तो देखा था, सबसे पहला तो यही ही था कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव यानी जो उद्देश्य हैं उनका निर्धारण कर लेंगे, कौन कौन से हमारे उद्देश्य हैं। उसके बाद में क्या करते थे, उसके बाद में सिलेक्शन करते हैं कंटेंट का, इवेलुएशन करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं। जबकि शिक्षक की क्षमता क्या है, ठीक है,
ये वाला जो स्टेप था ये कहीं भी नहीं था, शिक्षक की क्या क्षमता है, और जब भी हम कोई भी करिकुलम का डेवलपमेंट करेंगे या उसका विकास करेंगे, पाठ्यचर्या का विकास करेंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ी ना करेंगे कि टीचर की क्या एबिलिटी है ना। इवन अगर आप एक स्कूल में भी देखोगे 20 टीचर हैं, 20 की अलग अलग एबिलिटी है, तो हर किसी टीचर के अकॉर्डिंग थोड़े ना अलग अलग करिकुलम बनाते फिरेंगे, ठीक है। तो शिक्षक की जो क्षमता है ये वाला वो स्टेप है जो नहीं होता है जब भी हम किसी भी पाठ्यचर्या का विकास करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, ठीक है। जो भी हमारा नेशनल करिकुलम होता है उसको एक्शन थ्रू, अच्छा कौन से वाले एक्शन के थ्रू, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। क्या क्या, मूल्यांकन मानदंड, उचित शिक्षण और सीखना, विभिन्न शिक्षण सामग्री, सारी की सारी चीजें, ठीक है। यानी जो भी हमारा नेशनल करिकुलम बन रहा है, देखो अगर करिकुलम की भी बात करें ना तो दो तरह का होता है करिकुलम, एक को हम बोलते हैं सेंट्रल और एक को हम बोलते हैं स्टेट लेवल का, ठीक है। सेंट्रल का मतलब क्या होता है, जिसको सेंटर यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट है बेसिकली वो बनाए, और स्टेट वाला क्या होता है, स्टेट वाला होता है जैसे योगी गवर्नमेंट बनाए। तो ये दो तरह के होते हैं करिकुलम। इसमें से ये पूछ रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का मतलब क्या है, जो सेंट्रल वाला है वो, यानी जो केंद्रीय पाठ्यक्रम है उसको जब भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी आवश्यकता क्या क्या है, विभिन्न शिक्षण सामग्री, बहुत सारी शिक्षण सामग्री चाहिए हमें, यानी बहुत सारे जो मटेरियल हैं या जो कंटेंट है वो चाहिए। इसके बाद में उचित शिक्षण और सीखना यानी कि अप्रोप्रिएट टीचिंग और लर्निंग, तो ये दोनों चीजें भी चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन मानदंड, यानी जब भी उसका इवेल्युएशन करेंगे तो उसके कौन कौन से नॉर्म्स होंगे, किन किन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करेंगे, सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। तो हमारा जो डी ऑप्शन है यहाँ पर वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक। ये जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जब शिक्षक पाठ्यक्रम डिजाइन करते हैं तो वे पहचानते हैं, देखो जब भी पाठ्यक्रम का इवन डिजाइन भी बनता है ना तो वो भी बहुत सारे तरीके से बनता है। तो यहाँ पर जब शिक्षक पाठ्यक्रम को डिजाइन करेंगे तो वो क्या पहचानते हैं, यानी कि वो क्या आइडेंटिफाई करते हैं टीचर जब भी पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे। क्योंकि जब भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है ना, मैं कल भी बता रही थी, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जब भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, उनमें से टीचर्स भी होते हैं और वो भी अलग अलग जगहों के टीचर्स होते हैं, है ना। तो जब भी टीचर पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे तो वो क्या पहचानेंगे कि क्या किया जाएगा, यानी कि व्हाट विल बी डन, कि जो भी मतलब बच्चे हैं उनको कैसे कैसे सिखाया जाएगा, क्या किया जाएगा, फिर ये करेगा कौन, ठीक है। और थर्ड है किस स्केड्यूल का पालन करना है, यानी कौन सा स्केड्यूल या शेड्यूल जो है वो फॉलो करा जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें होंगी। शेड्यूल फॉलो करने का मतलब क्या है, कैसे कैसे लेक्चर्स बनेंगे, कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम परिकल्पना से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से कौन करिकुलम की हाइपोथेसिस से रिलेटेड नहीं है। हाइपोथेसिस का मतलब भी क्या होता है, जैसे जब भी हम कोई भी काम करते हैं ना सबसे पहले उसकी हाइपोथेसिस तैयार कर लेते हैं। अब हाइपोथेसिस जो है उसका मतलब क्या होता है, परिकल्पना, है ना। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो जब भी कोई भी पीएचडी वाला कोई भी रिसर्च करता है ना तो सबसे पहले उसका जो भी टॉपिक है, जैसे सपोज करो उसको ये देखना है कि क्या जो गार्लिक है, जो लहसुन है, क्या वो ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है, उसको ये रिसर्च करनी है अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले वो एक हाइपोथेसिस तैयार करता है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, वो उसमें सारी की सारी चीजें तैयार करेगा कि मैं लहसुन को ऐसे डायरेक्टली तो किसी को दे नहीं देंगे कि जिसको बीपी आया हुआ है, और जिसका बीपी क्या बोल रही थी मैं, ब्लड शुगर लेवल बोल रही थी या बीपी, चलो बीपी देख लेते हैं, है ना, कि जिसका भी बीपी बढ़ा हुआ है, वैसे बढ़ जाता है गार्लिक खाने से, तो जिसका भी बीपी बढ़ा हुआ है क्या उसका कम हो सकता है, अगर हम ये देखना चाहते हैं। तो ऐसे थोड़ा ना देखेंगे जिसका भी बीपी बढ़ा हुआ है उस पर जाके चेक कर लो, ऐसे नहीं होता ना। जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, जब भी कोई भी बेसिकली कोई भी रिसर्च होता है ना, तो उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तैयार करा जाता है, और उस जो प्रोसीजर हम तैयार कर रहे हैं उसी को ही हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। मतलब पूरा वो लिखा हुआ होता है उसमें
कि जो भी गार्लिक है उसे गार्लिक का जो रस है यानी जो लहसुन का रस है उसको कैसे निकालेंगे। फिर कोई भी एनिमल पे सबसे पहले स्टडी होती है, अगर आपको पता हो तो, इंसानों के ऊपर बाद में होती है ना। सबसे पहले जैसे माइस हो गए, चूहे हो गए, उनके ऊपर रिसर्च करी जाती है। तो सबसे पहले चूहे इकट्ठे करे जाएंगे, कितने ग्रुप उनके बनाए जाएंगे, फिर उनको कैसे कैसे डायबिटीज इंड्यूस कराई जाएगी, मतलब कैसे उनको उनका जो डायबिटीज नहीं सॉरी ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे हम, है ना। तो कैसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ाया जाएगा चूहों का। फिर हम अपनी दवाइयों को यानी कि जो हमने गार्लिक का रस बनाया है उसको चूहों को कैसे देंगे, मुंह से देंगे या सिरिंज में भर के देंगे, कैसे देंगे, ठीक है। अगर सिरिंज में भरेंगे तो हमें गार्लिक के रस को ऐसे डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, है ना, उसको हमें प्योरीफाई करना पड़ेगा। फिर हम कितने दिन तक देंगे, इतने दिन तक देने के बाद में हम उनका बीपी कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। मेजर करने के बाद में क्या क्या उनके रिजल्ट आए हैं, वो सारे के सारे रिजल्ट को हम कैसे तैयार करेंगे, कैसे क्या देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो एक मतलब एक पैराग्राफ पूरा का पूरा तैयार करा गया है ना कि हम ऐसे ऐसे अपनी रिसर्च को कंप्लीट करेंगे, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, है ना। वैसे ही अगर करिकुलम की हाइपोथेसिस उसका मतलब क्या है कि वैसे ही करिकुलम कैसे कैसे बनाया जाएगा, कैसे कैसे उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा यानी लागू किया जाएगा, और फिर कैसे कैसे उसका मूल्यांकन होगा, वो सारी की सारी चीजें एक पेपर पे तैयार करी जाती है, उसको हम बोले हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसमें से पाठ्यक्रम की परिकल्पना से संबंधित कौन सी चीज नहीं है, यानी जब भी हम हाइपोथेसिस तैयार करेंगे तो कौन सी चीज पे ध्यान नहीं देंगे। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, कि सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु का चयन। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट मैटर है, कौन सा विषय वस्तु है उसका, जैसे कि किस क्लास को कौन से वाले विषय से स्टार्ट करना है या उनको क्या क्या पढ़ाना है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये तो होगा ही होगा। नेक्स्ट है शिक्षक की योग्यता क्या है ना। पीछे भी आपने देखा था शिक्षक की योग्यता क्या है या शिक्षक की एबिलिटी क्या है या उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, इस पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हर शिक्षक के अकॉर्डिंग थोड़ी ना करिकुलम बनाते फिरेंगे, ठीक है। शिक्षक को अपनी एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा करिकुलम के अकॉर्डिंग। तो ये वाला जो है यही हो जाएगा, हमें पूछ रहे हैं ये नहीं है ना। तो टीचर की क्या योग्यता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, करिकुलम हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वहां पर हमें बच्चों पे ध्यान देना है, ठीक है। स्थिति का विश्लेषण करेंगे यानी कि सिचुएशन के एनालिसिस करेंगे, तो ये भी करेक्ट बात है, कहाँ पर कैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें करिकुलम बनाना है। और तार्किक विचार करेंगे यानी लॉजिकल थॉट लाएंगे उसके ऊपर, तो ये भी हम करेंगे ही करेंगे जब भी हम करिकुलम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, चलिए तो नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करता है, यानी जब भी हम करिकुलम का डेवलपमेंट करेंगे तो इनमें से कौन सा कारक है जो प्रभावित करेगा। फर्स्ट आ जाता है समाज, समाज प्रभावित करेगा ही करेगा जब भी डेवलपमेंट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षा आयोग यानी जो एजुकेशनल कमीशन है वो भी मैटर करेगी। और थर्ड आ जाता है हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो जब भी हम किसी भी पाठ्यचर्या का विकास करेंगे ये सारे के सारे कारक हैं जिनको हमें ध्यान में रख करके पाठ्यचर्या का विकास करना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार का होना चाहिए। फर्स्ट है शिक्षा प्रणाली के अनुसार यानी जो भी हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये बात तो करेक्ट है, जो भी हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जैसे अगर हम अभी देखेंगे तो हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो क्या है 10 + 2 + 3 यही है ना। अभी 10th तक करते हैं फिर 12th करते हैं यानी +2 हो गया और फिर 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। तो हमारा ये, लेकिन अभी हम देखेंगे अभी हमारा एजुकेशनल सिस्टम चेंज हो गया है, ठीक है। तो शिक्षा प्रणाली के अनुसार होना चाहिए, तो ये बात करेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे। नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली के अनुसार होना चाहिए यानी जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो पहले क्या होता था, पहले 9th में और एग्जाम नहीं होते थे, 9th और 10th के मिलाकर के 10th में एग्जाम होते थे जो बोर्ड वाले होते थे फाइनल, है ना। 11th तो खैर अलग ही होती थी, ऐसे करके मतलब 9th और 10th दोनों का सिलेबस आता था 10th क्लास में, फिर 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता था 12th क्लास में, ऐसे होता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके सबसे पहले 9th और 10th को अलग अलग किया गया कि 9th क्लास के अलग एग्जाम होंगे, 10th के बोर्ड होंगे। वैसे ही 11th 12th का भी कर दिया गया कि 11th का अलग सिलेबस होगा उसको अलग कर दिया जाएगा, अलग एग्जाम होंगे। 12th का अलग सिलेबस होगा उसके भी अलग एग्जाम होंगे, है ना, ऐसे कर दिया गया। तो जो भी परीक्षा प्रणाली है एक साल में एक बार हो रहे हैं,
या एक साल में 2 बार हो रहे हैं। जैसे अभी आपके देखोगे एक साल में 2 बार बीएड के एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है, तो आपका जो भी सिलेबस है वो भी सेमेस्टर वाइज ही कर दिया गया है ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल का जो सिलेबस है वो दोनों बार आएगा, है ना, 3rd सेमेस्टर में भी 4th सेमेस्टर में भी। तो यानी परीक्षा प्रणाली जो भी होती है, एक साल में 2 बार पेपर होने, 1 बार होने हैं, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया जाता है, ठीक है, या बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है समाज और परिवेश के अकॉर्डिंग, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी उपरोक्त सभी के अनुसार, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो विवेकानंद है उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था दोनों जो हमारे उद्देश्य हैं वो फुलफिल होने चाहिए, यानी हमारा आध्यात्म भी बढ़ना चाहिए और हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी होना चाहिए, है ना। तो आध्यात्मिक भी होना चाहिए और भौतिक भी होना चाहिए, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निम्न पर आधारित है, ठीक है। अब ये क्या आ गया, बेसिस जो है पाठ्यक्रम के वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है दर्शन यानी फिलॉसफी पे, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारा शिक्षा के लक्ष्य पे आधारित होना चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। थर्ड आ जाता है शिक्षा के मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा कि इन सभी पर आधारित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे कि जो करिकुलम है उसका आधार क्या है, या जो पाठ्यचर्या है उसका आधार क्या है, ये भी आपको देख के ही समझ आ रहा होगा। पहला है फिलोसफिकल थॉट यानी दार्शनिक विचार, एकदम करेक्ट है। और सेकंड है शैक्षिक दृष्टिकोण यानी कि एजुकेशनल अप्रोचेस, ये भी करेक्ट है, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है पाठ्यचर्या आधारित है। पाठ्यचर्या किस पर आधारित है, अच्छा ये फिर से वही रिपीट हो गया है क्वेश्चन। शिक्षा का दर्शन, शिक्षा के लक्ष्य और शिक्षा के मूल्य सब पर आधारित होती है पाठ्यचर्या, तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे आया है ऐसा क्वेश्चन जो कि अब आपको थोड़ा सा वो करना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या निर्माण का आधार नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा आधार है जब हम पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे तो हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है, देखो पहला आ जाता है दार्शनिक यानी कि फिलॉसफी, ये तो है ही है, हमने देखा है। मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल, ये भी हमने पढ़ा था है। थर्ड है सामाजिक, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी होता है। कौन सा नहीं होता, इकोनॉमिक नहीं होता, ठीक है, आर्थिक नहीं होता। यानी जब हम करिकुलम बनाएंगे तो हम ये नहीं देखेंगे किसको क्या सिखाने में कितने पैसे लगने वाले हैं, कितना खर्चा होने वाला है, वो नहीं देखते हैं। तो आर्थिक जो है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, है ना, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है सामाजिक आधार पर पाठ्यक्रम में किन विषयों को शामिल किया गया है। जैसा कि मैं बता रही थी, सामाजिक आधार जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, समाज के साथ में कैसे हमें डील करना है, समाज के साथ कैसे हमें रहना है समाज में, वो सारी की सारी चीजें सिखाने के लिए जो करिकुलम में चीजें ऐड करी जाती हैं उनको हम बोलते हैं कि ये सामाजिक आधार पर ऐड करी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इतिहास भी हमें इसीलिए पढ़ाया जाता है, जो भाषा और साहित्य है वो भी हमें इसीलिए सिखाया जाता है, और नैतिक विज्ञान जो है यानी कि जो हमारी मोरल साइंस है, ठीक है, वो भी हमें इसीलिए सिखाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भाषा में पाठ्यक्रम विकास से पहले चयन के निम्नलिखित कौन से पहलू हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जब भी हम पाठ्यक्रम विकास से पहले चयन के निम्नलिखित कौन से पहलू हैं, अच्छा, फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन बिफोर द करिकुलम। ठीक है, यानी कौन कौन से पहलू हो जाएंगे यहाँ पर, कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान देना है जब भी हम करिकुलम बनाएंगे। तो देखो सबसे पहला है शब्दावली चयन, ठीक है, यानी वोकेबुलरी सिलेक्शन। जैसे आपने देखा होगा जब हम छोटे थे ना, हमारी जो बुक्स होती थी उनमें इतने ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं होते थे, यानी बहुत हार्ड वर्ड नहीं होते थे, सिंपल सिंपल से वर्ड होते थे। बट जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती गई वैसे वैसे ही हमने देखा कि कितने डिफिकल्ट वर्ड आते जा रहे हैं, है ना। इवन हमें कभी कभी डिक्शनरी में देखना पड़ता है इसका मतलब क्या है, भाई गूगल करना पड़ता है इसका। अब तो खैर डिक्शनरी कोई नहीं देखता है ना, हमारे टाइम पे हम तो खूब देखते थे जब हम छोटी छोटी क्लासों में थे, है ना।
तो 7th 8th 9th 10th में थे तो हम डिक्शनरी होती थी हमारे पास, और क्या होता था, है ना। तो क्या है, सबसे पहले शब्दावली चयन, नेक्स्ट हम देखेंगे तो व्याकरण का चयन भी, और नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम डिजाइन की नींव। तो ये भी, क्योंकि सारी की सारी चीजें ना बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लैंग्वेज की यानी भाषा की, ठीक है, यहाँ पे भाषा आ रहा है ना, अगर हम भाषा की बात करते हैं तो ये सारी की सारी चीजों का जो मतलब बेसिकली मिलना है पाठ्यक्रम में वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी वाला जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। भाषा पाठ्यक्रम विकास में शामिल है, ठीक है, जो भी भाषा पाठ्यक्रम होता है यानी जो भी लैंग्वेज करिकुलम है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। सबसे पहले तो हमें लर्नर की नीड पर ही ध्यान रखना है, यानी जो भी सीखने वाला है उसकी आवश्यकता क्या क्या है। नेक्स्ट है उपयुक्त पाठ्यक्रम, इसके बाद में है एक कार्यक्रम के लिए उद्देश्य, यानी सारी की सारी चीजें करेक्ट है। हमारा जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है मनोविज्ञान आधारित, जो मनोविज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम होता है, यानी मनोविज्ञान का मतलब क्या हो गया, साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी पर आधारित जो पाठ्यक्रम होता है उस पर किस चीज पर बल दिया जाता है, ठीक है। तो मनोविज्ञान पर हम मतलब मनोविज्ञान का बेसिकली मतलब क्या होता है कि बच्चों का बिहेवियर देखना है कि बच्चे किस किस तरीके से सीख सकते हैं, किस लेवल पे बच्चे की क्या मैच्योरिटी है ना, वो सब देखना होता है मनोविज्ञान में। तो यहाँ पर हम प्राकृतिक प्रवृत्ति देखेंगे यानी नेचुरल टेंडेंसीज देखेंगे कि बच्चे नेचुरली किस एज पे जाके कितनी उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। और नेक्स्ट देखेंगे बच्चों की क्षमता और रुचियां, तो किस लेवल पे क्या उनकी क्षमता होती है, क्या उनकी एबिलिटी होती है और क्या उनकी रुचि होती है ना। जैसे अगर हम इसमें देखेंगे पीजी लेवल पे देखेंगे तो बच्चों को सिर्फ खेलना, उनको पढ़ना नहीं है। फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं, चीज़ों को समझते जाते हैं और आते जाती हैं उनकी रुचि सब्जेक्ट्स के अंदर, है ना। तो बच्चों की क्षमता और रुचि और सी हो जाता है उनकी नीड्स क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है या उनकी ज़रूरतें क्या हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है मनोविज्ञान के अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाता है हमारा यहाँ पर करेक्ट। तो गाइज अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके, आप इस एप्लीकेशन पे जा करके हमारा जो नोट्स हैं वो बाई कर सकते हैं। नोट्स में आपको शॉर्ट नोट्स और MCQs इसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, और थोड़े MCQs थोड़े और ज़्यादा होंगे एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, एक ही साथ दिए हुए हैं दोनों लैंग्वेजेस में, यानी कि नोट्स जो हैं वो बाईलिंगुअल हैं, दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिलने वाले हैं, यानी BD 301, 302, 303, 304 और 305। 305 में जो आपके पेडागोजी वाले सब्जेक्ट हैं वो आपको सारे पेडागोजी के सब्जेक्ट मिलेंगे। जो म्यूजिक है उसका नहीं मिलेगा क्योंकि म्यूजिक का मैं बनाऊंगी ही नहीं, ठीक है। बाकी जो उर्दू का है वो भी आपको मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, मैथ्स सबका आपको मिल जाएगा, कॉमर्स सबका मिलेगा, ठीक है। और उसका नहीं बनाऊंगी, म्यूजिक का नहीं बनाऊंगी, तो प्लीज म्यूजिक वाले जो हैं वो उनको पेडागोजी वाले नोट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ म्यूजिक के, ठीक है। बाकी सब के पेडागोजी नोट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। इस कोर्स में आपको इस बार एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है, देखो आपको शॉर्ट नोट्स MCQs तो मिलने ही वाले हैं, MCQs विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलने वाले हैं। पहले विद आंसर वाले पढ़ लो, उसके बाद विदाउट आंसर वाले पे आप खुद से टिक लगा करके देखोगे आपके कितने सही हो पा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज इस बार दी हुई है और वो होने वाली है क्विज, ठीक है। ये क्विज आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। तो क्विज है, ये जो क्विज है इसमें होने वाला क्या है, तो इस क्विज में हर एक यूनिट के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि अगर आपका 301 सब्जेक्ट है इसके अंदर 4 यूनिट होंगी, तो पहली यूनिट में से 50 क्वेश्चन, दूसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, तीसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन और चौथी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हर एक यूनिट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनका क्विज बनाने वाले हैं इस बारी। तो ये आपको क्विज भी इसी के अंदर ही मिलेगा। अगर आप ये क्विज भी इवन अकेला करके चले जाते हैं तो भी आप आराम से पेपर कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम क्विज में उनको डालेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज में। तो अगर आप चाहते हैं इसको बाय करना तो आप बाय कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नोट्स हैं वो आप प्रिंटेबल नहीं है, ठीक है। बाद में फिर मेरे को कॉल वगैरह आते हैं, ठीक है। तो आप पहले ही समझ लीजिए जो नोट्स हैं वो प्रिंटेबल नहीं है, इनका प्रिंट नहीं निकलेगा, आपको फोन से ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। हमें फोकस करना है मेन चीजों पे, मेन पॉइंट पे।
तो आप एक बार अगर समझ गए तो आराम से आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो एक मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक बार इसको समझना है पहले अच्छे से, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो यहाँ पर मैंने 3 दिए हैं, ये जो 3 कॉलम बन रहे हैं टेबल में, ये बेसिकली है क्या, ये जो फर्स्ट वाला है इसमें हमने डाले हैं जो मेन करिकुलम के टाइप है ना, वो मतलब जो करिकुलम है उसको बेसिकली हम 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं या 3 प्रकार से उसके प्रकार बता सकते हैं करिकुलम के कितने हैं। तो ये पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया जो हम दूसरे टाइप से बता सकते हैं, और ये तीसरा टाइप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पहला देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा केंद्रीकृत वैचारिक और संचालनात्मक पाठ्यक्रम। सेकंड वाले में देख रहा होगा एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, नल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंस करिकुलम क्या होता है। नेक्स्ट दिख रहा होगा यहाँ पे कोर करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड, प्रॉब्लम सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, हिडन या फिर इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पे मैंने एक और नई आज एक चीज ऐड करी है कि यहाँ पे ना आपको कई जगह पे तो दिखेगा कि पाठ्यक्रम ही लिख रहा है ना, जैसे यहाँ लिख रहा है। उस दिन मैं क्या बोल रही थी आपको कि करिकुलम जो होता है उसको पाठ्यचर्या बोलते हैं, सिलेबस जो होता है उसको हम पाठ्यक्रम बोलते हैं, है ना। तो है तो यही ही, जो भी हमारा करिकुलम होता है उसको हम पाठ्यचर्या ही बोलते हैं और सिलेबस को हम पाठ्यक्रम बोलते हैं। लेकिन क्योंकि ना मैंने कई सारी जगह पे चेक किया हुआ था, कई सारे जगहों से जब मैं क्वेश्चंस उठा रही थी तो वहाँ पे है ना करिकुलम का मीनिंग पाठ्यक्रम, मतलब हिंदी में जो क्वेश्चंस थे वो पाठ्यक्रम ही लिखा हुआ था करिकुलम की जगह, है ना। तो मैंने सोचा कहीं आप वहाँ जाके कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए मैंने आज पाठ्यक्रम भी लिखा है। मतलब आप बेसिकली देखोगे वैसे सही मीनिंग जो है अगर आप गूगल करोगे अच्छे से तो करिकुलम का मीनिंग पाठ्यचर्या ही होता है, लेकिन क्योंकि कई जगह पे पाठ्यक्रम दिया हुआ है तो इसीलिए मैंने आज यहाँ पे पाठ्यक्रम ऐड कर दिए ताकि आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये करिकुलम की बात नहीं हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है। चाहे पाठ्यक्रम लिख रहा हो चाहे पाठ्यचर्या लिख रहा हो, आपको समझना है कि ये करिकुलम की बात हो रही है ना। क्योंकि करिकुलम का मीनिंग कई जगह पे पाठ्यक्रम दिया हुआ है, कई जगह पे पाठ्यचर्या दिया हुआ है। सही मीनिंग तो पाठ्यचर्या ही है, लेकिन क्योंकि दिया हुआ है तो हमें उस हिसाब से भी अपना दिमाग दौड़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना इन्हीं चीजों के बारे में आज आपके सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इनको पहले हम ना थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि इन सब का मीनिंग है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे जितने भी हमने अभी ऊपर पढ़े हैं सबको एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले आप देखोगे सेंट्रलाइज्ड करिकुलम जो होता है वो क्या होता है। तो देखो सेंट्रलाइज्ड या फिर केंद्रीकृत का मतलब क्या हुआ, जिसको भी केंद्र या फिर सेंट्रल मैनेज करे जिस भी करिकुलम को, उसको हम बोलेंगे केंद्रीकृत। जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट चल रही है सेंटर में, तो जो भी हमारी सेंट्रल एजुकेशन अथॉरिटी है या एजेंसी है वो जैसे एनसीईआरटी हो गया वो सेंट्रल ही है ना। एनसीटीई हो गया वो भी सेंट्रल ही है। तो ये जैसे सीबीएसई है वो भी सेंट्रल ही है। तो जब भी सेंट्रल एजेंसी जो होती है ना वो करिकुलम की प्लानिंग करती है या उसको ऑर्गेनाइज करती है या उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है, उस वाले करिकुलम या फिर हम बोले उस वाले पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम को हम बोलेंगे केंद्रीकृत, ठीक है। जिसका भी क्या करें, सारी की सारी प्रक्रियाएं केंद्रीय एजेंसी करें उसको हम बोलेंगे केंद्रीकृत पाठ्यक्रम या केंद्रीकृत पाठ्यचर्या, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है आइडियोलॉजिकल करिकुलम। तो आइडियोलॉजिकल करिकुलम जो होता है ये बेसिकली आइडियोलॉजिकल है। आइडियोलॉजिकल का मतलब क्या है कि हमारे बड़ों ने जो कर दिया, जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है उन्होंने जो कर दिया हम उसको मान लेते हैं, है ना। इसीलिए ये वाले जो करिकुलम होता है इसको स्कॉलर्स जो होते हैं और जो टीचर्स होते हैं वो इस वाले करिकुलम को बनाते हैं, है ना। तो ये किसके द्वारा बनता है, स्कॉलर और टीचर के द्वारा बनता है, यानी विद्वानों। स्कॉलर्स कौन होते हैं, जो विद्वान होते हैं। तो ये विद्वान और शिक्षकों के द्वारा बनाया गया और समझा गया पाठ्यक्रम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ऑपरेशनल या फिर संचालनात्मक पाठ्यक्रम। तो देखो यहाँ पर पाठ्यक्रम बन गया है, पाठ्यक्रम बनना अलग बात होती है और उस पाठ्यक्रम को फॉलो करना अलग बात होती है, ठीक है। जैसे अगर हम अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ही बात करें, ये भी तो पाठ्यचर्या का ही पार्ट है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये कब बन गई थी, ये बन गई थी 2020 में ही, है ना। लेकिन अगर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो आरएमपीएसयू में तो फिर भी चलो लागू हो गई है बहुत जल्दी। कब हुई है, 2022 से आरएमपीएसयू में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। लेकिन अगर आप दूसरी जगहों पे देखेंगे तो वहां पर तो फिर भी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी
कई कई कोर्सों में हो भी गई है, कई कई कोर्सों में नहीं भी हुई है ना। तो अगर हम इवन एनईपी की भी बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करते हैं, तो बन गई है ये, ठीक है, 2020 में, पर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कब हुआ है, 2022 में हुआ है, जो कि आरएमपीएसयू ने सबसे पहले कर दिया है, तो उसने भी 2 साल लग गए उसको भी इम्प्लीमेंट करे हुए, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, जो ऑपरेशनल करिकुलम होता है ना, ये क्या होता है कि करिकुलम बन तो गया लेकिन वो लागू कब हुआ स्कूल्स में, ठीक है। तो ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है, जब वो जो बोर्ड वगैरह होते हैं उनसे पूरा का पूरा उस पर सिग्नेचर हो जाता है कि हाँ जी अब लागू कर दिया जाए, और वो लागू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं संचालनात्मक, ठीक है, जो कि आधिकारिक तौर पर राज्य और स्थानीय स्कूल बोर्डों द्वारा अनुमोदित है। जब उस पर पूरे सिग्नेचर हो जाए कि बढ़िया ये ठीक है, अब इसमें कोई कमी नहीं है, अब इसको लागू कर दिया जाए, तब हम उसको बोलेंगे संचालनात्मक करिकुलम, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लिसिट या फिर स्पष्ट पाठ्यक्रम। जो एक्सप्लिसिट होता है ना, इसको हम रिटन भी बोलते हैं, पहले तो ये चीज समझ लेना है ना, रिटन भी बोल लेते हैं, या हम रिटन को क्या बोल सकते हैं, लिखित, ठीक है। तो इसको हम ये भी बोलते हैं। अब इसको ये क्यों बोलते हैं लिखित पाठ्यक्रम, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें रिकॉर्डेड हैं, ऑलरेडी लिखी हुई है या कहीं पर रिकॉर्ड करी गई है बेसिकली, है ना। जैसे जो जितनी भी बुक्स वगैरह होती है वो भी एक्सप्लिसिट नॉलेज के अंदर ही आती है ना। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, जो भी लिखा हुआ है बेसिकली वो, यानी रिकॉर्डेड है जो भी, उसको हम एक्सप्लिसिट बोलते हैं। तो जो भी करिकुलम रिटन फॉर्म में होता है ना, जैसे स्कूल्स जो होते हैं उनके आपने देखे होंगे, जो अपने प्रोस्पेक्टस बनाते हैं वहां पे वो पूरा का पूरा लिखते हैं ना। आरएमपीएसयू का भी देखा होगा आपने, जब साइट वाइट खोलते होगे, कि वहां पर कौन कौन से कोर्स हैं, कैसे सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट होगा, कब एग्जाम हो सकते हैं। जब स्टार्टिंग में मैंने भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि कब कब इसके एग्जाम हुआ करेंगे, जब सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो गया है तो अभी बीएड, तो कैसे कैसे इसके साल में 2 बार एग्जाम होंगे। तो वो जो उन्होंने पूरा का पूरा लिखा हुआ था ना, उस लिखे हुए पाठ्यक्रम को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट पाठ्यक्रम। जैसे कि कभी आप स्कूल में एडमिशन लेने भी जाते हो, वो आपको एक प्रोस्पेक्टस दे देते हैं, है ना, कि हमारे स्कूल में ऐसे ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो जो भी उनके पास रिटन फॉर्म में है ना इन्फॉर्मेशन अपने स्कूल के बारे में, कि हमारे यहाँ 5th क्लास में देखो ये सिलेबस है, ये पढ़ाया जाएगा बच्चों को, 6th क्लास में ये पढ़ाया जाएगा, तो उस रिटन फॉर्म को, चाहे उस रिटन फॉर्म में गेम्स भी लिख रहे हैं इवन, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट करिकुलम बोलेंगे। यानी जितनी भी चीज़ें लिखित रूप में हैं, या फिर वो बोल रहे हैं कि हम ये चीज़ें सिखाएंगे, वो वाली सारी की सारी चीज़ें आती है एक्सप्लिसिट करिकुलम के अंदर। जैसे कि सार्वजनिक रूप से घोषित कार्यक्रम, ठीक है, या वो अपने विज्ञापन जब करता है तो वहां पर बोलता है कि वो क्या क्या प्रदान करने वाले हैं आपके बच्चे को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट जो होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये लिखा हुआ नहीं होता है, किसी भी स्कूल के करिकुलम में लिखा हुआ नहीं होता, कोई भी रिटन फॉर्म नहीं होती, लेकिन फिर भी जो बच्चे होते हैं इसको सीख लेते हैं। जैसे वो वहां जाएंगे तो कैसे बच्चों के साथ शेयर करनी है चीजें, है ना, कैसे बच्चों से बात करनी है, क्या जो भी वो बच्चों के साथ या जो भी शिक्षक है उसके साथ, जो भी, या फिर स्कूल के एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें बच्चा सीख रहा है, पर वो लिखी हुई नहीं है। जैसे कि वो बच्चा सीख रहा है कि अच्छा लंच हो जाता है तो तब हम मेरे को खाना खाना है, उससे पहले खाना नहीं खाना, ये चीज करिकुलम में नहीं लिखी होती है, लेकिन बच्चा वहां के एक्सपीरियंस करके, वहां का अनुभव करके सीख जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट बोलेंगे। यानी जो चीज लिखित रूप पे नहीं है, लेकिन बच्चा जब वहां जाता है तो वो सीख लेता है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको आ जाता है ना समझ के छोटी बातों पर नहीं लड़ना है, कि क्यों ही लड़ना है, हम लोग साथ रहते हैं, ये वाली चीजें करिकुलम में नहीं लिखी होती ना, पर ये वाली चीजें बच्चा स्कूल में जाके सीख जाता है ना। तो जो लिखित रूप में नहीं है लेकिन बच्चा सीख रहा है, उनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट करिकुलम। नेक्स्ट आ जाता है नल करिकुलम, या फिर इसको हम शून्य पाठ्यक्रम भी बोलते हैं। इसका मतलब देखो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो भी शिक्षक होता है वो या तो जानबूझ करके, है ना, कि ये चीज मेरे को नहीं सिखानी, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं सिखा रहा, या तो ऐसे कर देगा टीचर, या फिर मतलब उससे हो जाता है तो जानबूझकर हुआ है, या फिर मतलब इंटेंशनली हुआ है या अनइंटेंशनली हुआ है, कैसे भी हुआ है, या तो उसने जानबूझकर छोड़ दी हैं चीजें। जैसे बायोलॉजी के इवन हम पढ़ते थे जब 9th 10th में, तो बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते थे, टीचर हमें पढ़ाता ही नहीं था वो चैप्टर्स, है ना, मतलब हम अपने आप खुद से पढ़ते थे। तो अगर वो सिलेबस का या करिकुलम का या किसी भी चीज का पार्ट है तो आपको पढ़ाना चाहिए, छोड़ना क्यों है उसको, है ना। अगर छोड़ने वाली चीज होती तो करिकुलम में ऐड ही नहीं होती ना। तो जो भी चीजें टीचर छोड़ देता है, चाहे वो जानबूझ करके छोड़ रहा है, चाहे उसे गलती से छूट गई हैं,
और लेकिन वो बच्चा सीख ले रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नल नल करिकुलम। ठीक है, चाहे बच्चा सीखा चाहे नहीं सीखा, लेकिन नल करिकुलम के अंदर वो वाली चीजें आएंगी जो करिकुलम में ऐड तो हैं लेकिन वो शिक्षक ने बताई नहीं है। अब बताई क्यों नहीं है, जानबूझ करके भी हो सकता है और गलती से भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे शून्य पाठ्यक्रम या फिर हम बोलेंगे नल पाठ्यक्रम। नेक्स्ट आ जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंस पाठ्यक्रम या फिर इसको पाठ्येतर अनुभव पाठ्यक्रम भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो करिकुलम का यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा करिकुलर का मीनिंग भी दिया हुआ है, तो ये लैटिन टर्म है एक, है ना, जिसमें से एक्स्ट्रा का मतलब होता है ऑन द आउटसाइड, यानी कि जो भी हमारा सिलेबस है उसके आउटसाइड, ये जो भी हमारा करिकुलम है उसके बाहर की जितनी भी चीजें होती हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर। जैसे कि कभी कभी जो कॉलेज या फिर स्कूल होते हैं वहाँ पे क्रिकेट मैच रख लिया, या फिर जो कॉलेज और स्कूल है वहाँ पर कोई और चीज़ें रख ली, है ना, कभी कभी वो कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम रख लेते हैं, है ना, या 15 अगस्त पे प्रोग्राम रख लेते हैं, वो क्या है, सारी की सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। कभी कभी कोई ड्राइंग कंपटीशन रख लिया, कभी कभी मेहंदी कंपटीशन रख लिया, है ना, तो ये वाली जितनी भी चीज़ें वो किसके अंदर आती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। तो ये वाले पाठ्यक्रम को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर पाठ्यक्रम। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं कोर पाठ्यक्रम पे। कोर पाठ्यक्रम जो होता है ना, ये होता है मुख्य पाठ्यक्रम, यानी जितना भी सिलेबस डिसाइडेड है, जितना भी करिकुलम डिसाइडेड है, उस पूरे के पूरे डिसाइडेड करिकुलम को हम बोलते हैं मुख्य पाठ्यक्रम या फिर कोर करिकुलम। ठीक है, ये वो होता है जो कि सेंट्रल जो एजेंसीज हैं वो सबके लिए पढ़ना अनिवार्य करती है। जैसे आपने एनसीईआरटी की बुक्स देखी होंगी, तो एनसीईआरटी वाली जो बुक्स हैं वो उसको हम बोलेंगे कि ये कोर करिकुलम है, यानी वो हिस्सा सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना है। हाँ, स्कूल थोड़ा अपना अपना चेंज कर सकते हैं, जैसे जो अपने स्कूल के बोर्ड्स होते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, पर मेनली हमें पढ़ना वही है जो एनसीईआरटी ने बताया हुआ है कि किस क्लास के अंदर हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको हम बोलेंगे कोर करिकुलम। नेक्स्ट आ जाता है लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, यानी कि शिक्षार्थी छात्र या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। तीनों का मतलब एक ही है ना, शिक्षार्थी जो होगा उसको छात्र भी बोल सकते हैं और वो बालक होगा, इसीलिए बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ये क्या होता है, तो बच्चे का जो भी इंटरेस्ट है, वो जो भी चीजें सीखना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम करिकुलम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं शिक्षार्थी छात्र या फिर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो ये किसके इर्द गिर्द घूमेगा, किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, जैसे कि साइंस का एक स्पेसिफिक सिलेबस हो गया, या फिर साइंस में भी बायोलॉजी का स्पेसिफिक हो गया, हिंदी का कोई स्पेसिफिक हो गया, तो ये कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है, उसको हम विषय केंद्रित या फिर सब्जेक्ट सेंटर्ड बोलते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम सेंटर्ड, यानी कि समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम। समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम में बेसिकली क्या होता है कि हम इसके अंदर बच्चे को सिखाते हैं कि कोई भी समस्या है उसको किस तरह से देखना है और उसको कैसे उसका समाधान निकालना है, उसको हम समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम बोलेंगे। जैसे किसी भी समस्या को कैसे देखें, है ना, और उसका फिर समाधान कैसे निकालें, ये चीज हम देखेंगे समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम के अंदर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्टिविटी बेस्ड पाठ्यक्रम। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। तो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम में क्या होता है, इसमें हम चीज़ों को करवा के, है ना, चीज़ों को करवा के तब बच्चे को सिखाते हैं। जैसे सपोज करो बच्चा भी बहुत छोटा है और वो अभी प्ले में ही गया है, यानी पीजी में ही गया है, प्ले ग्रुप में ही गया है अभी, ठीक है, उसको अगर हमें ABCD सिखानी है तो हम ऐसे नहीं सिखाएंगे डायरेक्टली कॉपी पेन ले लेंगे, बेटा ये A है ये B है, उससे चीज़ें करवा के, ठीक है। जैसे कि एक साइड में यहाँ पे हमने एक टेबल रख दी और यहाँ पे हमने ABCD वाले सारे के सारे जो प्लास्टिक के बने हुए आते हैं वो ऐसे रख दिए, है ना। अब बच्चे को बोलेंगे बेटा सबसे पहले A लेके जाओ और टेबल पे रखो, है ना, वो A उठा के ले जाएगा टेबल पे रखेगा, फिर बेटा अभी B लेके जाओ, A के बाद लिखो उसको। तो वो क्या है, बच्चा लेके जा रहा है, उसके ना दिमाग में वो मेमोराइज हो जाएंगी चीजें कि A के बाद मैं B को लेके गया था। तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड, यानी जो भी चीजें सिखानी है उसको हम एक्टिविटी में ढाल करके बच्चे को सिखाएं, तो ये हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड पाठ्यक्रम। इसके बाद में अगर एक्टिविटी बेस्ड पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं तो रॉस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉस जो है उन्होंने बेसिकली 3 तरह की एक्टिविटी बताई है, या इन्होंने 3 तरह की एक्टिविटीज को इंक्लूड करा है। वो कौन कौन सी हैं, तो एक है कॉग्निटिव जो कि हमारे बुद्धि का विकास करता है, एक होता है अफेक्टिव एक्टिविटीज, अफेक्टिव जो हमारे इमोशंस होते हैं
उनका विकास करता है। और नेक्स्ट आ जाता है कोनेटिव एक्टिविटीज। तो ये बेसिकली क्या करती हैं, जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करें। जैसे कि हम पुराने टाइम में बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान, तो वही जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करें, यानी जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करें, उसको हम बोलते हैं कोनेटिव एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे कि फूड हो गया या फिर क्लॉथ्स हो गए या फिर शेल्टर, वही है, ये रोटी हो गई, ये कपड़ा हो गया और ये मकान हो गया, है ना। तो उसको हम बोलेंगे कोनेटिव। ठीक है, इतनी ही चीजें यहाँ याद रख लो, इतना ही सिर्फ काफी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हिडन करिकुलम। ठीक है, अब हिडन करिकुलम क्या होगा, देखो हिडन का मतलब क्या होता है, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, जिसे हिडन टैलेंट भी बोलते हैं ना। तो हिडन टैलेंट का मतलब क्या हुआ, जो कि हमारे अंदर है पर छुपा हुआ है, हमने अभी उसको बाहर नहीं निकाला, है ना। तो हिडन करिकुलम क्या हो जाएगा, जो कि छुपा हुआ है। अब छुपा हुआ पाठ्यक्रम कैसे होगा, जैसे कि जो बच्चे हैं ना वो सीख रहे हैं स्कूल में चीजें, पर वो हमें दिख नहीं रही है ना। जैसे कि वो दूसरे बाकी बच्चों के साथ बैठना, उनके साथ घुलना मिलना, उनके साथ बातचीत करना, टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है, टीचर के साथ कैसे रहना है, टीचर से अगर कोई क्वेश्चन हो कैसे पूछना है, ये वाली सारी की सारी चीजें ना छिपी हुई हैं। मतलब बच्चा अंदर अंदर सीख रहा है पर वो दिख नहीं रही है बाहरी रूप से, है ना। जैसे कोई डेली डेली आके थोड़ी टेस्ट लेता है कि बच्चों से कैसे बात करनी है, चलो टेस्ट दो इसका, तो ऐसे टेस्ट थोड़ी लेंगे इसका डेली डेली कि पता करने के लिए सीखा या नहीं सीखा, है ना। तो ये छुपा हुआ होता है करिकुलम, उसको हम बोलते हैं हिडन टैलेंट। ठीक है, जैसे कि ये जानबूझकर नियोजित नहीं होता है, यानी कि हमें जानबूझकर वो उसमें इंक्लूड नहीं करना कि बच्चे को सिखाओ कि टीचर से कैसे बात करे, बच्चों को सिखाओ बच्चों से कैसे बात करे, है ना। ये सिखाया नहीं जाता, नियोजित नहीं किया जाता, लेकिन बच्चा खुद से ही सीख लेता है ना। जैसे कि यहाँ पर सहकर्मियों का प्रभाव जो होता है, यानी जो उसके साथ में पढ़ रहे हैं उनके प्रभाव से या स्कूल के माहौल से जो बच्चा है वो सीख रहा है। ठीक, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेटेड करिकुलम या एकीकृत पाठ्यक्रम। तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत करना, यानी यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट जो है उसको स्पेसिफाई करके करिकुलम नहीं बनाया होता कि बायोलॉजी में हमें सिर्फ ये पढ़ना है ना। जैसे बायोलॉजी में भी इवन हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनमें इनका बॉडी में क्या रोल होता है ये भी हम पढ़ते ही है ना। केमिस्ट्री में भी हम उन्हीं एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं होता है, यहाँ पे ब्रॉड वे में होता है, यानी एक विस्तृत रूप में होता है पाठ्यक्रम। किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, या हम बोल सकते हैं सारे सब्जेक्ट को एकीकृत कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, और उस पाठ्यक्रम को हम बोलते हैं एकीकृत पाठ्यक्रम। ठीक है, जैसे यहाँ पर विषय सीमा द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बिना समग्र तरीके से सीखने की अनुमति देता है, यानी बच्चा समग्र रूप से सीख सकता है। ऐसे नहीं है कि अभी वो बायोलॉजी ही पढ़ेगा, ये वाले टाइम पीरियड में बायोलॉजी में यही ही पढ़ेगा, ऐसे नहीं है। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा पाठ्यचर्या डिजाइन, जिसके द्वारा विषय वस्तु नियोजन प्रक्रिया और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया से संबंधित निर्णय केंद्रीय एजेंसियों द्वारा लिए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसको यहीं से ही समझ गए होंगे, यहाँ पे क्या लिख रहा है, जो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा लिए जाए, है ना, जो कि सेंट्रल एजेंसीज द्वारा लिए जाए। सारे के सारे जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, या प्लानिंग हो गया, प्रोसेस हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ये सारी की सारी चीजें अगर सेंट्रल एजेंसी कर रही है, अगर कोई भी केंद्रीय एजेंसी कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रीकृत पाठ्यक्रम बोलेंगे, या फिर हम इसको बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड करिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट है विद्वानों और शिक्षकों द्वारा पाठ्यचर्या को कहा जाता है। जो विद्वान और शिक्षक बनाते हैं, यानी कि जो टीचर या फिर स्कॉलर्स बनाते हैं, इस पाठ्यक्रम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, आइडियोलॉजिकल करिकुलम बोलेंगे, यानी कि जो वैचारिक पाठ्यक्रम होता है वो बोलेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पाठ्यचर्या डिजाइन, जिसके द्वारा विषय वस्तु नियोजन प्रक्रिया और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया से संबंधित निर्णय केंद्रीय एजेंसियों द्वारा लिए जाते हैं। ये क्या क्वेश्चन वही है अभी, अच्छा मैंने चेंज नहीं किया स्लाइड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। ठीक है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, यानी जो अधिकारी होते हैं, वो अगर पाठ्यक्रम बनाएंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। देखो ये सारी की सारी चीजें आएंगी, चाहे भाषण प्रतिक्रिया हो, चाहे बहस हो, चाहे कविता पाठ हो, सारी की सारी चीजें आएंगे। तो डी आंसर जो है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। अच्छा, ये दोबारा से दो बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राज्य और
स्थानीय स्कूल बोर्डों द्वारा आधिकारिक तौर पर स्वीकृत पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये भी बताया था कि जब भी कोई भी राज्य यानी कोई भी स्टेट या स्थानीय स्कूल बोर्ड स्वीकृत कर लेंगे पाठ्यक्रम को, यानी कि उसको अप्रूव कर लेंगे, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे। अप्रूव करने का मतलब क्या है, अभी ये लागू होने वाला है स्कूल्स में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल करिकुलम या फिर परिचालन करिकुलम। मैंने बोला था अभी क्या होगा, अभी ये लागू होने वाला है जस्ट, है ना, सबसे स्वीकृति मिल गई है, सबके सिग्नेचर हो गए हैं, अभी हम उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेशनल करिकुलम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस पाठ्यक्रम में वे मूल्य और अपेक्षाएं शामिल हैं जो आमतौर पर औपचारिक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी छात्रों द्वारा उनके स्कूल के अनुभव के हिस्से के रूप में सीखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये इम्प्लिसिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डी आंसर है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा पाठ्यक्रम अध्ययन के सार्वजनिक रूप में, ठीक है, घोषित कार्यक्रमों को संदर्भित करता है। स्कूल क्या विज्ञापन करता है कि वह क्या प्रदान करने के लिए तैयार है। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा करिकुलम है जो पब्लिकली अनाउंस्ड प्रोग्राम होता है जिसको कि स्कूल एडवर्टाइज करता है कि वो बेसिकली क्या प्रोवाइड करवाने वाला है। जैसे मैं बता रही थी कि जब भी आप किसी स्कूल में जाते हो वहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस मिलता है ना पूरा, कि यहाँ पर हम बच्चे को ये वाली चीज़ें सिखाएंगे, ऐसे ऐसे ये वाला एग्जाम होगा, ये होगा। तो वो जो कि रिटन फॉर्म में है चीज़ें, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट करिकुलम या फिर स्पष्ट करिकुलम, स्पष्ट पाठ्यक्रम। जो भी चीज़ें रिटन फॉर्म में है, यानी जो भी एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं जो स्कूल्स वाले या कॉलेज वाले कि हमारे कॉलेज या स्कूल में ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट है, अध्ययन का पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम जिसे केंद्रीय माना जाता है और आमतौर पर किसी स्कूल के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य बना दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो कोर्स ऑफ स्टडी जो कि सेंट्रल होता है और मैंडेटरी कर दिया जाता है सारे स्कूल को। जैसे मैं बता रही थी सेंट्रल होता है, जैसे कि NCERT है, वो भी सेंट्रल एजेंसी है और उसने जो भी डिसाइड कर लिया है कि 12th क्लास में ये सिलेबस होगा, उतना सबको पढ़ाना है। तो जितने भी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, जितने भी हो, उन सबको उसके अकॉर्डिंग ही अपना सिलेबस बनाना होता है ना। और जो भी सेंट्रल एजेंसी बना देती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोर पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है यानी मुख्य पाठ्यक्रम, ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कौन सा पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं और विकास के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, ये तो आपको यूं ही आ रहा होगा आसानी से, है ना। जो भी शिक्षार्थियों की, यानी शिक्षार्थियों की क्या रुचि है, क्या उनकी आवश्यकता है, क्या उनकी क्षमता है और उनके विकास के आसपास घूमेगा, उसको क्या बोलेंगे, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, हमेशा आपको जाना है बच्चे पे। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती थी कि जब भी आप अब B.Ed कर रहे हो ना, तो आप ये समझ के बैठो जो बच्चा है ना वो भगवान है, उससे बड़ा कुछ नहीं है ना। बच्चा अगर कुछ गलत चीज़ भी बता रहा है ना, उसको आपको गलत भी नहीं बोलना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको बच्चे को भगवान मानना है ना। और यहाँ पर पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, तो उस प्रकार का होना चाहिए जैसा बच्चा चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, छात्र केंद्रित। ऐसा पाठ्यक्रम पूरी तरह से बच्चे की ज़रूरतों, चाहतों, रुचियों के संदर्भ में बनाया गया। अब देखो बच्चों की ज़रूरत, चाहत, उनकी रुचि किस में है, अगर इसके ऊपर पाठ्यक्रम बनाया जाएगा ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, किसी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं, रुचियों और लक्ष्यों को ध्यान में रखने वाले पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति। अब व्यक्ति का मतलब यहाँ पर क्या है, व्यक्ति का मतलब है छात्र। ठीक है, तो अगर छात्र की आवश्यकता, रुचि या लक्ष्य को ध्यान में रखने वाले पाठ्यक्रम को क्या बोलेंगे हम, शिक्षार्थी केंद्रित या फिर छात्र केंद्रित या फिर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है, किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, यानी जो जीवन के मूल्य होते हैं उनका ज्ञान दिया जाता है। तो हाँ, ये तो बिल्कुल दिया जाता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल नॉलेज, तो हाँ ये भी दी जाएगी बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, और पढ़ने का ज्ञान यानी कि नॉलेज ऑफ रीडिंग भी दी जाएगी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा हमारे पास में यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं है ऑप्शन, तो
तो हमें यानी कि यहाँ पे इन तीनों में से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन होता है ना, तब तो हम यहीं पर यही कर देते, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं सबका ज्ञान दिया ही जाएगा बाल केंद्रित में, है ना। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ नीचे लिख रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी हमें इन तीनों में से एक ऑप्शन अभी जो बेस्ट वाला है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, पढ़ने का ज्ञान यानी कैसे पढ़ा जाए, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। शैक्षिक ज्ञान ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन चीज़ों में क्या है, जीवन के मूल्य, ये सिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट से ज़्यादा हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि बच्चों को वैल्यू सिखाएं लाइफ की, ठीक है। तो जीवन के मूल है ना, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है हमारा करेक्ट, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान देना है कि अगर ऐसे करके ऑप्शन आ जाए ना, वैसे तो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन क्योंकि हमें बेस्ट ढूंढनी है इसीलिए जीवन के मूल्य हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पाठ्यक्रम का संबंध स्कूल विषयों के संग्रह और व्यवस्था से है, ठीक है। यानी कि जो भी स्कूल सब्जेक्ट होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होएगा और उनका कलेक्शन कैसे हो गया, कैसे बच्चों को वो पढ़ाए जाएंगे। तो अगर यहाँ पे सीधी सीधी स्कूली विषय की बात हो रही है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किसी विशेष विषय वस्तु या अनुशासन के इर्द गिर्द घूमने वाले पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है ना। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी एक विशेष विषय या फिर वस्तु के आसपास घूम रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, विषय के आसपास घूम रहा है तो क्या बोलेंगे, विषय केंद्रित। बच्चे के आसपास घूम रहा है तो बच्चा केंद्रित या बाल केंद्रित बोलेंगे। समस्या के आसपास घूम रहा है तो समस्या केंद्रित बोलेंगे। एक्टिविटी के आसपास घूम रहा है तो एक्टिविटी केंद्रित बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा पाठ्यक्रम छात्रों को यह सिखाने पर केंद्रित है कि किसी समस्या को कैसे देखें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समस्या के आसपास घूम रही है चीज कि समस्या को कैसे देखें और उसका समाधान कैसे निकालें। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, समस्या केंद्रित जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत इजी है ये, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक बार बस वो सारे के सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आसानी से यूं ही सारे के सारे क्वेश्चंस कर डालोगे इसके, है ना। नेक्स्ट है, वह पाठ्यक्रम जो सीखने को एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, प्रक्रिया आ गया, है ना। प्रक्रिया या फिर हम बोले एक्टिविटी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर करिकुलम जो कि ट्रीट या फिर लर्निंग करता है एक एक्टिव प्रोसेस की तरह, ठीक है, यानी एक सक्रिय प्रक्रिया की तरह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गतिविधि आधारित हो जाएगा, एक्टिविटी आधारित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चे से एक्टिविटी करा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम या एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम जो होता है उसकी मुख्य विशेषता जो होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। ये बच्चों की रुचियों को महत्व देता है, हाँ ये बात करेक्ट है। नेक्स्ट है, ऐसा पाठ्यक्रम सामाजिक रूप से उपयोगी है, तो बिल्कुल उपयोगी है। और थर्ड है, करने की आदत विकसित होती है ना, क्योंकि हम यहाँ पे चीजें करवा के सिखा रहे हैं ना बच्चे को, इसीलिए उसको चीजें करने की आदत हो जाएगी। तो ये बात भी करेक्ट है, यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नंबर डी जो है ऑलरेडी अबव वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए अब ये वो है जो हम तीन उनकी बात कर रहे थे, तीन जो रॉस ने गतिविधियां सुझाई थी, तीन कौन कौन सी थी, एक थी कॉग्निटिव, एक थी अफेक्टिव और एक थी कोनेटिव, है ना। तीन एक्टिविटीज थी ना। तो यहाँ पर रॉस ने पाठ्यक्रम की कितनी गतिविधियां सिखाई हैं, 3 सिखाई हैं, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, जॉन डेवी ने पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों की रुचियों को कितने भागों में विभाजित करा है। अगर हम जॉन डेवी की बात करते हैं, ठीक है, तो जॉन डेवी ने कितने भागों में विभाजित करा है, 4 भागों में विभाजित करा है। हमारा जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, तो चलिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शैक्षणिक स्ट्रीम में। अब शैक्षणिक स्ट्रीम क्या होता है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो आपका स्ट्रीम बीएड है और अभी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो उसी को ही हम बोलते हैं शैक्षणिक स्ट्रीम, ठीक है। तो शैक्षणिक स्ट्रीम में पाठ्यक्रम जो होता है, अब जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि पाठ्यक्रम भी लिखा हुआ हो सकता है आपका जब पेपर आएगा, और पाठ्यचर्या भी हो सकती है, पर जो करेक्ट वर्जन है ना वो तो पाठ्यचर्या ही है ना। जैसे मैं उस दिन बता रही थी, करिकुलम का जो ठीक मीनिंग है ना वो तो पाठ्यचर्या ही है, क्योंकि पाठ्यक्रम सिलेबस को बोलते हैं, पर क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, तो आपको ये सोच के चलना है कि पाठ्यक्रम भी लिखा हुआ हो सकता है, पाठ्यचर्या भी लिखी हुई हो सकती है, तो आपको उसको करिकुलम ही मानना है ना। तो शैक्षणिक स्ट्रीम में पाठ्यक्रम में फाउंडेशन कोर्स
और क्या शामिल है, ठीक है। एक तो फाउंडेशन कोर्स होते हैं और दूसरे कोर्स कौन से होते हैं, जैसे कि अभी आप ये वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, ये आपका कौन सा सब्जेक्ट है, फाउंडेशन है, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपके ना 4 सब्जेक्ट जो होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही वो होते हैं अलग से, और एक आपको कोई भी चूज करना होता है, फर्स्ट सेमेस्टर से ही है ना। तो जो आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं ना उनको हम बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। ये जो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको कंपलसरी होते हैं पढ़ना, और आप अपने मतलब आपके उसके अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे बीएड के 4 जो मेन सब्जेक्ट है वो ये फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं इनको, और जो एक आपको चूज करना होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्टिव कोर्स, या हम उसको बोल सकते हैं वैकल्पिक पाठ्यक्रम। वो आप कई सारी लिस्ट होती है जिनमें से आप अपना सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। जैसे आपने पिछली बार एनवायरमेंटल स्टडीज या ईवीएस या फिर पर्यावरण, बोलूं मैं पर्यावरण वाला जो था आपका सब्जेक्ट वो आपने चूज करा था ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्टिव बोलते हैं या फिर उसको वैकल्पिक बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी अभी शैक्षणिक स्ट्रीम होती है उसमें फाउंडेशन कोर्स के अलावा दूसरा कोर्स कौन सा होता है, वैकल्पिक पाठ्यक्रम, ठीक है। तो एक होता है आपका फाउंडेशन कोर्स और दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है वैकल्पिक पाठ्यक्रम यानी कि इलेक्टिव कोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे, आई होप आपको समझ आ ही गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की शिक्षा में व्यवहारिक पाठ्यक्रम, ठीक है। व्यवहारिक पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं जिसके माध्यम से भविष्य में कैरियर से जुड़े कौशल और अनुभव प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं ना, जो भी हमारी एजुकेशन होती है वो ना 2 तरह की होती है, ठीक है। जिसमें से एक को तो हम बोलते हैं जनरल एजुकेशन, ठीक है। अब ये जो जनरल एजुकेशन होती है इनका चलो काम अभी बताएंगे, पहले डिसाइड कर लेते हैं। दूसरी जो होती है वो होती है वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो जो जनरल एजुकेशन होती है ना, जनरल एजुकेशन का मतलब क्या है, सामान्य शिक्षा। तो जो सामान्य शिक्षा होती है, जैसे कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, फर्स्ट से लेकर के 12th तक हम पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, वो जनरल एजुकेशन ही होती है, ठीक। जनरल एजुकेशन जो होती है ना, बेसिकली जनरल एजुकेशन का पर्पज ये नहीं होता कि व्यवसाय कर ले कोई या किसी की नौकरी लग जाए या कुछ हो जाए। जनरल एजुकेशन जो होती है, जो सामान्य शिक्षा होती है, वो सिर्फ इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि जो भी बंदा है, मतलब जो भी स्टूडेंट है, जो भी शिक्षार्थी है, वो एक अच्छा आदमी बन सके, सिविलाइज बन सके, कल्चर्ड बन सके, ठीक है। यानी बेसिकली जो जनरल एजुकेशन होती है ना, वो अच्छा आदमी बनाने के लिए या समाज में अच्छे से रह सके उसके लिए जनरल एजुकेशन पढ़ाई जाती है, ठीक है। जैसे कि मैथ फैथ हमें पढ़ाए जाते हैं, क्यों पढ़ाए जाते हैं, ताकि हम अच्छे से अपने जो भी जीवन है उसमें अगर कोई भी चीज़ आए तो हम उनको अच्छे से कर सके, है ना। जैसे मार्केट सामान लेने गए हैं तो हमें हिसाब ही नहीं लगाना आ रहा, इसीलिए मैथ्स भी पढ़ना जरूरी है। मतलब बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हमें हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ाई जाती है, वो भी इसलिए ताकि जो अच्छे अच्छे लोग थे उनसे हम अच्छी अच्छी बातें ले सके, जो बुरे बुरे लोग थे उनकी बुरी बुरी बातों को ऐसे सोच लें कि ये वाली चीज़ें हमको नहीं करनी है। तो बेसिकली एक अच्छा आदमी बनाने के लिए, एक कल्चर्ड, एक सिविलाइज्ड आदमी बनाने के लिए जनरल एजुकेशन पढ़ाई जाती है। जबकि जो वोकेशनल एजुकेशन होती है ना, वोकेशनल का मतलब ही होता है व्यवसायिक, ठीक है। क्या होता है वोकेशनल का मतलब, व्यवसायिक, ठीक है, व्यवसायिक, है ना। व्यवसायिक मतलब व्यवसायिक वे में पढ़ाई जाती है ये, कि जो भी शिक्षार्थी है या जो भी स्टूडेंट है वो इसको पढ़ करके और कुछ पैसे कमा सके, है ना, उसकी नौकरी लग सके, उसकी जॉब लग सके, ठीक है, या वो अपना खुद का बिजनेस कर सके। तो जो वोकेशनल एजुकेशन होती है ना, ये बेसिकली किस लिए पढ़ाई जाती है, ये पढ़ाई जाती है ताकि जो भी स्टूडेंट है वो अपनी आजीविका तो समझते हो ना, जैसे घर में दाल रोटी, है ना, सब्जी, बच्चे पाल सके अपने, तो ये आजीविका के लिए पढ़ाई जाती है वोकेशनल एजुकेशन। जैसे भी आप देखोगे बीटेक में जो पढ़ाई जाती है, तो बीटेक में वही चीजें पढ़ाई जाएंगी स्पेसिफिकली जिनकी के नौकरियां निकल रही हैं, है ना। या फिर आप बीबीए करते हो, बीबीए करते हो तो वो बिजनेस के लिए पढ़ाया जाता है, या जो भी कर रहे हो। मतलब वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है कि जो जिस भी कोर्स को कर करके नौकरी मिल सके। इसमें एक स्पेसिफिक किसी भी सब्जेक्ट में आपको मतलब जो स्किल है वो बहुत बेहतरीन हो जाता है, जिससे कि आपकी नौकरी आसानी से लग जाती है, ठीक है। तो ये 2 तरह के कोर्स होते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा था। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि किस प्रकार की शिक्षा में व्यवहारिक पाठ्यक्रम होते हैं जिसके माध्यम से भविष्य में कैरियर से जुड़े कौशल, ठीक है, कैरियर से जुड़े कौशल और अनुभव प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा कैरियर होने वाला है फ्यूचर में, उससे संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी कौशल होते हैं या स्किल होते हैं, जितने भी अनुभव होते हैं, वो हमें प्राप्त करवाए जाते हैं ताकि हम उस कैरियर से जुड़ी सारी की सारी चीजों के साथ अच्छे से डील कर सकें, है ना। तो इसका आंसर आप सबने अच्छे से बता ही दिया है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यवसायिक शिक्षा, या हम बोलेंगे वोकेशनल एजुकेशन। और अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि कौन सी वाली शिक्षा में इंसान को कल्चर्ड और स्किल्ड बनाया जाता है, ठीक है, तो आप समझ ही जाओगे कि कौन सा होगा वो, तो वो होगा हमारा जनरल एजुकेशन, ठीक। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। देखो पहले आपको ना ये पता होगा, पहले जैसे बीटेक, बीबीए, बीसीए ये वाले कोर्सेज जो होते थे ना, पहले तो होते नहीं थे, है ना। बहुत पुराने टाइम में, अगर हम मतलब इवन थोड़ी भी पुराने टाइम की बात करें, तभी भी नहीं होते थे, ये नए नए कोर्स हैं, ठीक है। तो जो व्यवसायीकरण है इसकी योजना कब शुरू करी गई थी, तो ये 1998 में जितने भी कोर्सेज हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज जो है वो 1998 के बाद आए हैं, क्योंकि जो भी शिक्षा है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, उसका वोकेशनलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि पढ़ के घर पे ना बैठे बंदा, उसकी नौकरी लगनी चाहिए। ये व्यवसायीकरण की योजना जो है वो कब स्टार्ट करी गई थी? 1988 में स्टार्ट करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक शिक्षा जैसे क्षेत्रों की एक विस्तृत विविधता को शामिल करती है। कौन कौन सी व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत या वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो देखो इसके अंदर ना सारी चीजें आती हैं, मतलब कोई भी फील्ड ले सकते हैं हम, हर फील्ड से रिलेटेड नए नए वोकेशनल कोर्सेज हैं अभी हमारे इंडिया में, है ना। चाहे वो कृषि हो, कृषि से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं वोकेशनल जो हम कर सकते हैं, और जो भी कृषि है उसका व्यवसायीकरण कर सकते हैं। इवन बहुत सारे एप्स भी आते हैं अभी तो कृषि से रिलेटेड, है ना। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी ये तो है ही बहुत, और व्यापार और वाणिज्य ये वाले दोनों ऑप्शन तो बहुत ज्यादा हैं, व्यवसायीकरण ही हो रखा है इन दोनों का तो, है ना। और कृषि जो है इसके भी अभी बहुत ज्यादा वोकेशनलिटी इसकी इंप्रूव हो रही है कृषि की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम को सामाजिक रूप से वंचित समूहों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया, यानी जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं उनमें जितने भी वंचित समूह हैं, वंचित समूह क्या होते हैं? जो मतलब नॉर्मल बंदे होते हैं उनसे थोड़ा सा हटके जो होते हैं उनको वंचित समूह बोलते हैं, जिनको पूरी की पूरी वो एबिलिटी अपनी ना यूज कर पाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वंचित समूह। तो उनकी आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे कि स्त्रियों की। अभी तो हम स्त्रियों की बात यहाँ पे नहीं कर सकते, वैसे यहाँ पे तो हम उपरोक्त सभी पे ही जाएंगे, लेकिन अभी अगर हम देखें ना, वैसे इवन अभी भी देखें तो अभी भी कई सारे जो बहुत ही पिछड़े हुए गांव है ना, वहां पे अभी भी स्त्रियों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है ना। और इवन स्त्रियों के लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे काम भी निकाले गए हैं, जैसे अगर वो इवन पढ़ भी नहीं पाई हैं तो उनके लिए भी व्यावसायिक या फिर वोकेशनल एजुकेशन लागू करी है। जैसे आपने देखा होगा एड वगैरह में भी आता है कि औरतों को ना कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ये सारी की सारी चीजें सिखाई जाती हैं ताकि वो कुछ 2-4 पैसे कमा सकें, ठीक है। तो वो भी तो वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा ही हो गई, ठीक है। तो स्त्रियों के लिए भी, और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति इनके लिए भी, और या फिर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए भी, मतलब इन सब के लिए ना अलग अलग तरह के वोकेशनल एजुकेशन या फिर व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम लाए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है वरिष्ठ माध्यमिक स्तर में पाठ्यक्रम की मुख्य सामग्री जो होती है वो क्या होती है? देखो वरिष्ठ माध्यमिक स्तर में पूछ रहे हैं ये, तो वहां पे पाठ्यक्रम की मुख्य सामग्री क्या होगी? तो यहाँ पे ना सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पे। भाषाएं भी होती है, मानविकी भी होती है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस निकाय ने इंगित किया कि माध्यमिक विद्यालयों के, अच्छा मेरी आवाज तो आ रही है ना अच्छे से? आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? एक बार बता दो ताकि मैं थोड़ा सा वो हो जाऊं। आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज में?
चलिए एक बार चलिए आ रही है। हाँ बस मैं यही पूछना चाहती थी। ठीक, कि कहीं मैं पढ़ाती ही जाऊं और आपको आवाज ही ना आ रही हो, है ना। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निकाय ने इंगित किया कि माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम संकीर्ण, किताबी और सैद्धांतिक रूप से परिकल्पित किया गया था। ठीक है, ये चीज कौन से वाले निकाय ने बताई थी। ठीक है, कि जो हमारा माध्यमिक विद्यालय होता है, नहीं जो सेकेंडरी स्कूल होते हैं, वहाँ का जो भी करिकुलम है, जो भी वहाँ की पाठ्यचर्या है, वो बहुत ही ज्यादा नैरो है, बहुत ही ज्यादा बुकिश है और थ्योरेटिकल है। ठीक है, पहले टाइम में यही ही होता था। पहले अगर इवन आप अपने मतलब मम्मी पापा वगैरह से भी पूछोगे ना कि आप लोगों की बुक कैसी होती थी या कैसे पढ़ना होता था, तो वो लोग आपको बताएंगे। पहले ना बिल्कुल वैसे प्रैक्टिकली नहीं पढ़ाया जाता था, बस स्कूल में गए, टीचर बोलता रहता था, बच्चे सुनते रहते थे, उस तरीके से पढ़ाया जाता था पहले, है ना। और बच्चे की हिम्मत नहीं होती थी टीचर के सामने, इवन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता था, वो तभी भी नहीं बोल सकता था, ऐसे होता था, है ना। तो बहुत ही ज्यादा बुकिश होता था, टीचर ने बुक ली, उसमें से पढ़ाता हुआ चला गया। पर अभी के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो ये वाली जो चीज है, ये सबसे पहले कौन से निकाय ने या फिर कौन सी बॉडी ने इसको पॉइंट आउट किया और इसको देखा कि भाई ये चीज तो हटनी चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने देखा था, देखो कौन से वाले उसकी बात हो रही है, विद्यालय की, माध्यमिक विद्यालय की बात हो रही है ना। अब माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं ना, उनके लिए एक निकाय बनाया गया था, एक कमीशन बनाया गया था, जिसको हम बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। और क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा या माध्यमिक विद्यालयों पर ही काम कर रही थी, तो सबसे पहले इसने देखा कि भाई सबसे पहले तो ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। ये जो बुकिश हो गई है ना एजुकेशन कि ये जो बुकिश हो गई है, बहुत ज़्यादा नैरो हो गई है, ये वाली एजुकेशन को सबसे पहले हटाना चाहिए। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही सोचा था। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर है ना, आपको एक चीज पे थोड़ा फोकस कर लेना है। अगर माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम की बात आ रही कि वो किताबी था और ऐसा था बुकिश था, तब तो है ना आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग पे जाना है। बाकी आप अभी आगे जितने भी क्वेश्चंस देखोगे ना, उन सबका करेक्ट आंसर होगा NCERT। ठीक है, क्योंकि स्कूल के जितने भी फैसले होते हैं, चाहे उनका करिकुलम बनाना है, चाहे उसको लागू करना है, चाहे जो भी कुछ करना है ना, हर किसी चीज की पावर होती है NCERT के पास, है ना। तो अभी यहाँ पे आपको इस बात पे फोकस कर लेना है कि माध्यमिक विद्यालयों की अगर बात आएगी कि उनकी जो लैंग्वेज थी वो किताबी थी, है ना, वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल थी, तब हमें माध्यमिक शिक्षा आयोग पे जाना है। बाकी हमें सारी चीज़ों पे NCERT पे ही जाना है ना। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में भारत सरकार की सहायता और सलाह कौन देता है, कौन देता भारत सरकार को सलाह। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कोई भी नीति बननी है, यानी कोई भी अगर पॉलिसी बननी है या फिर कोई भी प्रोग्राम होना है ना, कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में या तो नीति बननी है या कोई भी कार्यक्रम का निर्माण हो रहा है, भारत सरकार को इस चीज की सलाह कौन देगा या उसकी सहायता कौन करेगा, NCERT। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि NCERT जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बॉडी है इंडिया के अंदर, जितने भी स्कूल है 1st से लेकर 12th तक, उन सभी के लिए, है ना। नेक्स्ट है, कौन सा निकाय है स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा विकसित करता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो भी पाठ्यक्रम होता है या जो भी हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, इसको बनाने का काम, इसको डेवलप करने का काम कौन करेगा, NCERT करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो C ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय स्कूली शिक्षा के लिए नीतियों
और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में भारत सरकार की सहायता देता है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्कूली शिक्षा, जबकि पहले सिर्फ शिक्षा लिख रहा था, है ना। तो चाहे स्कूली शिक्षा चाहे शिक्षा है, वहां पर भारत सरकार की सहायता भारत सरकार को होगा, ये भारत सरकार को सहायता या सलाह कौन देगा, एनसीईआरटी देगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है। नेक्स्ट है, कौन सा निकाय कहता है पाठ्यचर्या का पुनर्निर्माण एक छिटपुट और आवधिक प्रयास नहीं होना चाहिए, यह किसी भी स्तर पर किसी भी पाठ्यक्रम के विकास का एक आवश्यक घटक होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये बोलता है, जो भी यहाँ पे बॉडी है वो ये बोलती है कि जो भी करिकुलम जब बनाया जा रहा है ना, तो वो हमें ऐसे नहीं बना देना है कि जल्दी जल्दी में छिटपुट या फिर आवधिक प्रयास, मतलब कि हमने कोई प्रयास नहीं किया अच्छे से, कोई अच्छे से एफर्ट नहीं डाले, है ना, बस जल्दी जल्दी से ऐसे ही बना दिया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पाठ्यक्रम के विकास का आवश्यक घटक होना चाहिए, ठीक है। हमें बहुत अच्छे से बनाना है, ये बहुत आवश्यक घटक होता है किसी भी स्तर पे, यानी चाहे वो फर्स्ट से फिफ्थ की बात हो रही, चाहे फिफ्थ से एट्थ तक की बात हो रही, चाहे एट्थ क्लास से और ट्वेल्थ तक की बात हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारे करिकुलम का फॉर्मेशन होता है या पाठ्यचर्या का निर्माण होता है, ठीक है। इसीलिए ये बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो ये कौन बोलता है, ये बोलता है एनसीईआरटी। तो हमारा यहाँ पे बी क्वेश्चन हो जाए, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, किस आयोग ने पाठ्यक्रम के 3 मुख्य घटकों मानविकी, विज्ञान और सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य यानी SUPB के लिए सुझाव दिया है, ठीक है। यानी कौन सी कमीशन ये बोलती है कि 3 कंपोनेंट होने चाहिए करिकुलम के, एक ह्यूमैनिटीज होना चाहिए, एक साइंस होना चाहिए और एक सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए, ठीक है। ये 3 घटक होने चाहिए करिकुलम के। ये किसने बोला, तो ये ईश्वर भाई पटेल आयोग ने बोला था। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में प्रबंधन किसे करना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्या होता है, जो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं ना वो, ठीक है, जो भी एडल्ट होते हैं यानी जो भी 18 साल से ऊपर के होते हैं उनके एजुकेशन की बात हो रही है ना। तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में प्रबंधन जो है वो किसको करना चाहिए, तो सबको करना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शिक्षा होती है, सबको करना चाहिए, यानी सरकार को भी करना चाहिए और जो निजी एजेंसी हैं उनको भी करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करता है, यानी जब भी पाठ्यचर्या का विकास हो रहा होता है, जब भी करिकुलम बन रहा होता है, तो कौन सा कारक जो है वो प्रभावित करेगा। देखो जितने भी कारक हैं, चाहे वो समाज हो ये भी प्रभावित करेगा, ठीक, चाहे वो शिक्षा के उद्देश्य हो, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य जितने होंगे या फिर जितने अच्छे होंगे पाठ्यचर्या उसी तरीके से हमें बनानी पड़ेगी, है ना। चाहे एजुकेशन कमीशंस हो, सारी की सारी चीजें प्रभावित करेंगी, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, समकालीन पाठ्यक्रम में बाधाएं हैं, जो कंटेम्प्रेरी करिकुलम है उसमें जो बाधाएं हैं, ठीक है। वैसे समकालीन हम, हाँ ठीक है ना। तो समकालीन पाठ्यक्रम जो है उसमें बाधाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसमें जितने भी हैं सारे के सारी बाधाएं ही हैं, चाहे वो शैक्षिक पद्धति, अब शैक्षिक पद्धति क्या होता है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो सोशल चेंजेस हो, सामाजिक परिवर्तन, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पुराने टाइम में ऐसे नहीं होता था टीचर के सामने खड़े होकर भी बच्चा बोल सके, है ना। अभी तो मतलब टीचर से लड़ ही जाएंगे बच्चे। नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा की कमी, तो ये भी देखो हो ही रहा है, मोरल एजुकेशन जो है उसकी भी कमी हो ही रही है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होता है यानी जो नेशनल करिकुलम होता है उसको क्रियान्वित करने की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर है या किस किस चीज में है, तो देखो विभिन्न शिक्षण सामग्री, और सेकंड ऑप्शन है हमारा उपयुक्त शिक्षण और सीखना और मूल्यांकन मानदंड। तो ये सारी की सारी चीजों की आवश्यकता है हमें कि जो भी पाठ्यक्रम बन रहा है या जो भी हमारा नेशनल करिकुलम बन रहा है या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बन रही है, इन सारी की सारी चीजों की आवश्यकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने क्या पढ़ा था कि किस किस चीज की कमी है, और अभी आपने क्या क्या पढ़ा है कि ये वाली चीजें यहाँ पे डालनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है,
घर शिक्षा का सबसे अच्छा स्थान और बच्चे की पहली पाठशाला है, ऐसा किसने बोला है? तो ये बोला है पेस्टोलॉजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं, ऐसा किसने कहा है? ये तो जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ ना कि वी लर्न बाय डूइंग, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप ना अभी 3rd सेमेस्टर में हो और 4th सेमेस्टर में भी आओगे ना, तभी भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम करके सीखते हैं या वी लर्न बाय डूइंग किसने बोला था? डॉक्टर मेज ने बोला था। ये तो आपको रट गया होगा, है ना। कभी यहाँ पे ऐसे लिखा होता है डॉक्टर मैस, कभी ऐसे लिखा होता है डॉक्टर मेज, है ना। तो इसके लिए भी कंफ्यूज मत हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एजुकेशन है वो मानी जाती है, यानी शिक्षा जो है वो मानी जाती है, कितने प्रकार की मानी जाती है? 2 प्रकार की मानी जाती है। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एक होती है जनरल एजुकेशन, है ना, और एक होती है वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, यानी एक सामान्य शिक्षा और एक होती है व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की मानी जाती है जो शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, यानी या फिर जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो कैसे रहते हैं? हमेशा एक जैसा रहता है? ये तो गलत बात है। देखो, हम एक ना प्रिंसिपल है हमारे जीवन का, उसको हम बोलते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है ना। यानी कि ऐसा नहीं है जो चीज आज हमें सही लग रही है ना तो जो चीज हमें आज सही लग रही है हो सकता है कि वो हमें कुछ टाइम बाद बेकार लगने लगे, है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताओ तो जो पहले सती प्रथा होती थी, है ना, उस टाइम के जो लोग थे वो तो उसको ठीक मानते थे कि अच्छी प्रथा है ना, कि जो वाइफ है वो हस्बैंड के बाद क्या करेगी, इससे तो बढ़िया इसको जला दो, है ना, उसके साथ ही मार दो। तो जो सती प्रथा थी वो उस टाइम के लोगों को ठीक लगती थी, आज के लोगों को तो बिल्कुल ठीक नहीं लगेगी, है ना। जैसे जो पुनर्विवाह होता था, यानी अगर किसी स्त्री का पति मर गया है तो उसका पुनर्विवाह पहले होता ही नहीं था, है ना। अभी पुनर्विवाह हो जाते हैं क्योंकि अभी के टाइम में लगता है कि पुनर्विवाह होना चाहिए, अकेला इंसान कब तक अपनी जिंदगी काटेगा, है ना। तो इसीलिए चाहे कोई भी चीज हो वो एक जैसी तो कभी भी नहीं रहेगी, है ना। तो शिक्षा के उद्देश्य जो है वो भी बदलते रहेंगे। पहले शिक्षा के उद्देश्य कुछ और होते थे, है ना। राम जी के टाइम पे देखो तो कि वो किस में निपुण हो जाए, धनुर्विद्या में निपुण हो जाए, और जो ये होता है पॉलिटिक्स होता है, यानी कि जो भी उनके जो राज्य था वो कैसा रहेगा, उसमें को किस प्रकार चलाना है, इस चीज में निपुण हो जाए। तो ये थे पहले उद्देश्य शिक्षा के, है ना। अभी शिक्षा के उद्देश्य कुछ और हो गया। अभी तो इवन ये हो गया कि शिक्षा के बाद में नौकरी लग जाए, पैसे कमाने लग जाए, है ना। तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो हमेशा बदलते रहेंगे। जो हमारा बी ऑप्शन है वो है बदलते रहेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो शिक्षा के उद्देश्य है वो बदलते रहते हैं, या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बदलते रहते हैं, एक जैसे कभी भी नहीं रह सकते शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है, बदलते रहेंगे हमेशा। तो हमारा यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी सिफारिशों पर आधारित थी, ठीक है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, जो फर्स्ट ये वाली पॉलिसी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको हम वैसे भी कोठारी कमीशन बोलते हैं, है ना। जो पहला शिक्षा आयोग था उसको कोठारी आयोग भी बोलते हैं। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन जो है कोठारी आयोग, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है, उदास और निराश होने पर बच्चा हो जाता है। जब वो उदास है और निराश है तो बच्चा कैसा हो जाएगा? आक्रामक भी हो जाएगा, क्योंकि वो उदास है। और अगर आपने उससे जाके कुछ पूछा, या निराश है और आपने उससे जाके कुछ पूछा, वो चिड़चिड़ा जाएगा, है ना। तो आक्रामक भी हो जाएगा और अकेला भी हो जाएगा, बात करना उसको पसंद ही नहीं होगा, और इसीलिए उसको डिप्रेशन हो जाएगा, यानी बीमारी भी हो जाएगी। तो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। इसीलिए बच्चे की उदासी और निराशता दोनों को हटाना है। नेक्स्ट है, दृष्टिहीन बच्चे पढ़ सकते हैं। ये भी आपको आसानी से पता होगा, पर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो इसीलिए ये आते हैं हर बारी, है ना। तो दृष्टिहीन बच्चे जो हैं वो ब्राइल लिपि को पढ़ लेते हैं, और ब्राइल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लिपि को बनाया था, है ना। ये 6 डॉट होते हैं, ऐसे ऐसे 6 डॉट की हेल्प से अक्षर बनाए जाते हैं। यहाँ पे उभरे हुए वो होते हैं डॉट, उनकी हेल्प से अक्षर बनाए जाते हैं, और जो कि
फिर उनको पढ़ाया जाता है बच्चों को, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या शैक्षिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन निभाता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या शैक्षिक प्रक्रिया में? ठीक है, जो भी हमारी एजुकेशनल प्रोसेस है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है उसको कौन प्ले करेगा? ठीक है, तो शैक्षिक प्रक्रिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बच्चे के लिए शिक्षक। ठीक है, यहाँ पे शैक्षिक प्रक्रिया की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अध्याय के अंत में प्रश्नावली दी गई है, अच्छा क्वेश्चनियर जो कि चैप्टर के एंड में दिए जाते हैं, है ना, यानी कि जब अध्याय खत्म हो जाता है उसके बाद में दिए जाते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, यानी क्या क्या दे सकते हैं बच्चों को? तो देखो, गृह कार्य दे सकते हैं, और रिवीजन यानी कि संशोधन करने के लिए बच्चों को दे सकते हैं, और परफेक्शन लाने के लिए बच्चों की उनको कुछ एक्सरसाइज भी दे सकते हैं, है ना। यानी तीनों चीजें सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? जब बौद्ध काल चल रहा था वहां पर शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो बौद्ध काल में, जैसे कि मैंने बोला था, हर किसी काल में, हर किसी समय में हर चीज चेंज होती रहती है ना, तो शिक्षा के उद्देश्य भी हर एक टाइम में चेंज होते रहेंगे। अभी हम हमारे बच्चों की अगर बात करें, जब हमारे बच्चे पढ़ने लग पड़ेंगे ना, तब शिक्षा के उद्देश्य कुछ और हो चुके होंगे, है ना। तो बौद्ध काल में शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या थे? तो चरित्र निर्माण भी था, व्यक्तित्व का निर्माण, और जीवन के लिए तैयारी। ठीक है, यानी हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जबकि अगर हम अभी देखें तो अभी तो हमारे दो उद्देश्य है ना, कि जो बच्चा है वो यहाँ पे दुनिया में सरवाइव करने लायक बन जाए, है ना, एक अच्छा सज्जन इंसान बन जाए, उसके लिए हम जनरल एजुकेशन लागू करते हैं, और वो अपनी जीविका भी कमा सके, यानी कि घर में 4 पैसे भी ला सके, ताकि उसके घर में खाना भी आ सके, इसके लिए हम वोकेशनल एजुकेशन पढ़ाते हैं, है ना। तो हमारे भी मेन 2 उद्देश्य, अगर हम अभी के टाइम की बात करें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का प्रमुख समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? जो व्यवहारवाद है यानी कि जो प्रैग्मेटिज्म है, इसका प्रमुख समर्थक कौन है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके समर्थक हैं जॉन डेवी, और जो प्रैग्मेटिज्म है वो कहाँ पे जन्मा है? अमेरिका में जन्मा है ना। जॉन डेवी इसके समर्थक हैं। बेसिकली व्यवहारवाद या प्रैग्मेटिज्म में बोला जाता है कि जो बच्चा है उसको एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाओ।